नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस से यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो चलिए, आरआरबी एनटीपीसी के लिए आपके पास जो समय बचे हुए हैं 20 दिन का समय है। कुछ लोगों के लिए 30 दिन भी हो सकता है जब भी उनकी एग्जामिनेशन डेट होगी, लेकिन मैं 20 दिन इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 3 दिन पहले से हमने ये सेशन स्टार्ट कर रखा है और इस 3 दिन में हमने 5 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। एक तो हमने स्टैटिक जीके का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, मॉडर्न हिस्ट्री में इंडियन नेशनल कांग्रेस कंप्लीट कर लिए हैं और इंडियन ज्योग्राफी के 3 टॉपिक। देखिए, मैं बार बार बोल रहा हूं ना, ज्योग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी एक तो आपका इंडियन और एक आपका वर्ल्ड। और स्टैटिक जीके की जो आप बात करते हैं ना, स्टैटिक जीके बहुत सारी चीजें इस ज्योग्राफी से ही निकाली गई है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं या आपने अगर नहीं देखा है तो उसकी कंप्लीट मास्टर वीडियो आपको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी, या फिर सर्च कर लीजिएगा वर्ल्ड ज्योग्राफी बाय फोकस स्टडी विथ अभी। स्पेशली एनटीपीसी के लिए बनाया गया और एनटीपीसी में सवाल बनते हैं मेरे दोस्त, बाकी आपकी मर्जी है। चलिए, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी में 3 टॉपिक खत्म कर लेंगे, यानी टोटल हम लोगों का 8 टॉपिक आज फिनिश हो जाएगा। यानी 50 में हम लोग 8 टॉपिक खत्म कर लिए हैं। तो बच कितना गया भाई? 40 टॉपिक और, यानी 42 टॉपिक है। तो हमारे पास समय कितना है भाई? 15 दिन ही लेके चलते, तो 15 या 45। अगर हर दिन 3 टॉपिक भी खत्म करेंगे तो 45 टॉपिक आराम से हम लोग खत्म कर लेंगे। वो मेरा काम है खत्म करवाना। और आज हम लोग जो 3 टॉपिक खत्म कर रहे होंगे इंडियन पॉलिटी से, एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट। संविधान सभा, वेरी वेरी। और फॉरेन सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यहां से सवाल आपके एग्जाम में बनेंगे, ठीक है। और देखिए, कंटेंट भी मैं आपके सामने रखा हूं, और जो लेना चाहते हैं आपको मैंने पहले ही बता रखा है, ये नंबर दे रखा है। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी फी 200 है, एनटीपीसी की जो सारी इंपॉर्टेंट 50 टॉपिक की नोट्स मिल जाएगी। और अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी जो मैंने फ्री पढ़ा रखा है, जो मैंने अभी कहा, इसकी वीडियो दे दिया हूं मैंने कमेंट सेक्शन में, अगर नोट्स बना सकते बनाइए, नहीं तो इसकी 100 यानी कि टोटल 300 आप पेमेंट करेंगे, आपको मिल जाएगी, ठीक है भाई। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, और आप हमें इस नंबर पे मैसेज भी कर सकते हैं एनटीपीसी लिख करके। चलिए भाई, तो चलिए सबसे पहले आज जो हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत का संवैधानिक विकास। बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया एप्लीकेशन में इसको, तो लेकिन यहाँ आपको क्या नीड है एनटीपीसी के लिए वही मैं बताऊंगा। देखिए समझिए, सबसे पहले नाम क्या है, टाइटल भारत का संवैधानिक विकास, यानी भारत का जो संविधान है उसकी जो डेवलपमेंट हुई है उसकी बारे यहाँ पे आपको पढ़ना है, ठीक है। आपको पता है जो भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई, बहुत सारे यूरोप के कंपनी आई, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई, डच कंपनी आई, पुर्तगाली आए, तो उन्होंने क्या किया, भारत में आकर के ट्रेड करना सबसे पहले स्टार्ट किया था। धीरे धीरे ये ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड करते हुए क्या करने लगा, भारत को, अब भारत के ऊपर अपना शासन करने लगा। तो ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी को जो आप देख रहे हैं ना, ये जो भारत में ट्रेड कर रहा है, ये ट्रेड किस प्रकार से करेगा, इसको कंट्रोल कौन कर रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को? तो ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल किया जा रहा है ब्रिटेन में। जो संसद है ना, ब्रिटेन जैसे भारत की अपनी संसद है, तो वहां पे ब्रिटेन का जो संसद है वहां पे क्या किया जा रहा है, कानून बनाया जा रहा है, और उस कानून को इंप्लीमेंट करने को कहा जा रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी को, ठीक है, कि आप इस प्रकार से वहां पे ट्रेड करेंगे। क्लियर है? तो वो जो कानून भेजा जा रहा है यहां से, यानी जो एक्ट पास किए जा रहे हैं, जो ब्रिटेन के संसद में बन रहे हैं, ब्रिटिश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उस कानून को ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के ऊपर क्या कर रही है, इंप्लीमेंट कर रही है। तो वो सारे एक्ट को ही आप यहां पढ़ेंगे कि हर एक्ट कब कब आया और उस एक्ट में क्या क्या प्रावधान थे, यही आपसे एग्जाम में पूछता है। एक तो सबसे स्टार्टिंग कर रहे हैं हम लोग 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रेगुलेटिंग एक्ट कब आया था, 1773। नाम है रेगुलेट करना, जैसे कि रेगुलेटर होता है ना भाई, आपके सिलेंडर में गैस को आप रेगुलेट कर रहे होते हैं, उसी प्रकार कंपनी को रेगुलेट कर रही है ब्रिटेन में बैठे हुए ब्रिटेन की गवर्नमेंट, ठीक है, महाराजा और महारानी वहां से। तो इस समय जब 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया, इस समय पूछा जाता है आपसे कि ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, तो लॉर्ड नॉर्थ। देखिए, जितना मैं आपको कहते चलूंगा या यहाँ पे जो अंडरलाइन में करते चलूंगा, हाईलाइटेड करते चलूंगा, वही पॉइंट आपके एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी ये बहुत डेप्थ में ये कंटेंट को रेडी किया गया है मेरे द्वारा। इसका ऑब्जेक्टिव क्या रेगुलेटिंग एक्ट का, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन देखिए क्या है ना कि अब फॉर्म जो आप देख रहे हैं करोड़ों में गिरे हैं,
तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड ऐसा सेट करें कि स्टूडेंट को हम छाट सके। ये रेलवे का भाई ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो हम खैर अभी रेगुलेटिंग एक्ट के ऑब्जेक्टिव की बात कर लें तो क्या है, कंपनी की जो भ्रष्टाचार है उसको समाप्त करना है और भारत और इंग्लैंड में कंपनी के शासन को नियंत्रित करना है। यानी कि भारत एंड इंग्लैंड में कंपनी के शासन, यानी कि भारत और इंग्लैंड के बीच में जो ट्रेड कर रही है ना ईस्ट इंडिया कंपनी, ये वही कंपनी है, तो उसकी जो रूलिंग चल रही थी भारत में, खुलेआम ओपनली ट्रेड कर रही थी, अपने अकॉर्डिंग कर रही थी। तो उसके लिए क्या किया गया, यहाँ पे ब्रिटेन से कानून बना के इसको रेगुलेट करना, इसके पावर को कंट्रोल करना स्टार्ट किया गया। तो यही कंपनी के शासन को नियंत्रित करना मेन ऑब्जेक्टिव था इस रेगुलेटिंग एक्ट का। और दूसरा मैंने क्या बताया, इसने जितने भी भ्रष्टाचार किए, देखिए क्या हो रहा था, यहाँ से जितना भी इनकम हो रहा था उस इनकम का बहुत कम परसेंट ही ब्रिटेन गवर्नमेंट के पास पहुंचा रही थी ये ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और इलीगली वे में भी यहाँ पे ट्रेड करने लग गए थे। ये बहुत सारी स्टोरी है, वो मैंने आपको क्लास में समझाया भी, इतनी जरूरत नहीं है अभी। आगे बढ़िए, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है किस प्रकार इंडिया में ट्रेड करेगी, ये देखिए, यही बात मैंने आपको बताया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल किया जा रहा है ब्रिटेन से बैठ करके। तो किस प्रकार से ट्रेड करेगी, इसके लिए 2 परिषद का गठन हुआ, एक है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर निर्देशक परिषद और एक है कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर। अब ये सब क्या है जानने की जरूरत नहीं है, मैंने समझा रखा, जो बैच में वो समझ रहे होंगे। बस आप अभी इतना जान के रखिए, ये आपसे पूछेगा, मैं ग्रीन कलर से जो अंडरलाइन कर रहा हूँ, इसमें कितने सदस्य थे, 24 सदस्य थे और 24 सदस्य में एक अध्यक्ष होते थे। 2 बॉडी है भाई, एक है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और एक है कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर, ठीक है। और ये सब कहाँ से रहते थे, इंग्लैंड से ही होते थे। इस एक्ट के तहत कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की मेंबर की अवधि कितने वर्ष होती थी, 1 वर्ष होती थी, लेकिन इसको बढ़ा करके कितना कर दिया गया, 4 वर्ष कर दिया गया। एनटीपीसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर के पावर को बढ़ाकर बंबई और मद्रास के गवर्नर भी बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिए गए। समझिए इस पॉइंट को, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये कानून को ब्रिटेन से भेजा गया ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भारत में, और भारत के जो गवर्नर बंगाल के जो गवर्नर है इनके पावर को क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। बंबई और मद्रास के जो गवर्नर भी है बंगाल के गवर्नर के अधीन आ गए। देखिए समझिए क्या हो रहा था यहाँ पे। देखिए ये आपका बंगाल हो गया और ये मुंबई है और ये आपका मद्रास है। यहाँ अपना गवर्नर है, यहाँ गवर्नर है, यहाँ गवर्नर, G3, G2, G1, ये तीनों इंडिपेंडेंट है। लेकिन क्या किया गया, रेगुलेटिंग एक्ट में ये किया गया कि ये जो आपका मुंबई हो गया और ये मद्रास हो गया, ठीक है, ये जो गवर्नर है और ये गवर्नर जो इस गवर्नर के अधीन होंगे। यानी अब ये गवर्नर कोई भी डिसीजन ले रहा होगा, ये दोनों गवर्नर, तो इससे सबसे पहले क्या करना होगा भाई, अनुमति लेने की आवश्यकताएं होगी, ठीक है। ये एक सबसे बड़ा इसके पावर को इंक्रीज कर दिया गया, किसके, बंगाल के गवर्नर का। तो वही बात यहाँ लिखी गई है कि इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर के पावर को बढ़ाकर बंबई और मद्रास के गवर्नर भी बंगाल के गवर्नर के अधीन आ गए। अब यहाँ तक चीजें समझ में आ रही कि नहीं आई, ये बताइएगा भाई। चलिए आगे बढ़िए। तो ये आपसे सवाल पूछेगा, किस एक्ट में बंगाल के गवर्नर के पावर को इंक्रीज किया गया, या फिर मद्रास और बंबई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर के अधीन आए थे, किस एक्ट के तहत, तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन में पढ़ रहा हूं आपसे। इसी एक्ट में बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। वो कौन सा एक्ट है, किस एक्ट में बंगाल के गवर्नर को क्या कहा जाने लग गया, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, ठीक है। जो बंगाल के गवर्नर है भाई, अब इनके ऑफिस में लेटर आएंगे, अब जो आपको गवर्नर का जो पोस्ट है, अब आपको पोस्ट को क्या कर दिया गया है, आपको गवर्नर जनरल का पद आपको मतलब कि एक्सेप्टेंस करनी है, या फिर आपके पद को चेंज कर दिया गया। आपको एक लेटर आया है आपके ऑफिस में, आप बैठे हुए चेयर में, और आपकी जो पद है गवर्नर, अब आप गवर्नर जनरल कहे जाएंगे। इस रेगुलेटिंग एक्ट में हुआ था ऐसा, ठीक है। समझे या नहीं समझे ये बताइएगा, ठीक है। तो बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। वारेन हेस्टिंग, याद करिए, लास्ट बंगाल का गवर्नर है जैसे कि, और फर्स्ट बंगाल का गवर्नर जनरल। अब समझिए, जो यहाँ पे कुर्सी में बैठे हुए भाई साहब है जो गवर्नर बनके, वो थे वारेन हेस्टिंग। अब ऑफिस में बैठे हुए इनको लेटर आ रहा है वहां से कि अब आपका पद जो है, अब आप क्या कहे जाएंगे, गवर्नर जनरल कहे जाएंगे। तो भाई ये सबसे लास्ट गवर्नर यही होंगे ना, क्योंकि इनको ही इनके पद को चेंज कर दिया गया। तो लास्ट गवर्नर भी वारेन हेस्टिंग और प्रथम गवर्नर जनरल भी वारेन हेस्टिंग, ये आपको याद रखना है। चलिए
कार्यपालिका के प्रमुख, हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव इंपॉर्टेंट नहीं है, आप छोड़ दीजिए, नहीं समझ में आएगा आपको। अब आइए, वारेन हेस्टिंग से एक पॉइंट आपको याद रखना है, एवोल्यूशन ऑफ डायरकी ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की जो द्वैध शासन था उसको अंत करने वाले यही वारेन हेस्टिंग था। द्वैध शासन दो प्रकार से रूलिंग किया जा रहा था, ठीक है, और वो दो प्रकार के रूलिंग जो भी थी वो आपको मैंने यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको याद रखना है जो डायरकी जो सिस्टम थी बंगाल में उसको एवोल्यूशन किसके द्वारा किया गया था, तो वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था, ठीक है। बंगाल का द्वैध शासन का अंत किया गया था किसके द्वारा, वारेन हेस्टिंग के द्वारा। चलिए इसके बाद और रेगुलेटिंग एक्ट से क्या पूछा जाएगा आपको, 1774 अगले साल ही सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई कलकत्ता में, जिसके मुख्य न्यायाधीश लॉर्ड एलिजा इम्पे थे और 3 अदर जजेस थे। इनका नाम याद रखेगा, लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चैम्बर्स और लॉर्ड लिमंस्टर, ठीक है, एकदम नाम याद रखेगा, पूछेगा आपसे। इसी एक्ट में कहा गया कि कोई भी ब्रिटिश अधिकारी गिफ्ट नहीं लेंगे, मतलब अब जितने भी ब्रिटेन के ऑफिशियल हैं अब कोई भी भाई मतलब गिफ्ट को नहीं एक्सेप्टेंस करेंगे। ये आपका सवाल पूछा गया, ये पूछा गया है आपके एग्जाम में। गवर्नर जनरल के एक कार्यकारी परिषद होते थे जिसमें 4 सदस्य थे, ये इंडिया में होते थे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपको। इस कार्यकारी परिषद का हेड गवर्नर जनरल होता था, इन 4 सदस्यों के द्वारा जो निर्णय लिया जाता तो उसे गवर्नर जनरल लागू करते थे। नॉट इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन। क्या क्या याद करना, देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट में कोई भी ब्रिटेन के जितने भी अधिकारी कोई गिफ्ट को नहीं लेंगे। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, कहाँ, कोलकाता में हुई। कौन न्यायाधीश थे, लॉर्ड एलिजा इम्पे, और कितने अदर जज थे, 3 अदर जज, नाम एकदम टिप में होना चाहिए। नेक्स्ट आपको याद रखना है, लास्ट गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग, ठीक है, लास्ट गवर्नर, बंगाल का लास्ट गवर्नर वारेन हेस्टिंग और फर्स्ट गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग। और एवोल्यूशन किसने किया था डायरकी सिस्टम का बंगाल में, तो वारेन हेस्टिंग ने किया था, ये पॉइंट याद रखना है। इसके बाद किस एक्ट में बंगाल का गवर्नर अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, रेगुलेटिंग एक्ट में कहा हो गया ये कार्य। नेक्स्ट आपको याद क्या रखना है, इस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे, लॉर्ड नॉर्थ थे, लॉर्ड नॉर्थ थे। इसके बाद आपको इसका ऑब्जेक्टिव याद रखिएगा, ये मैंने आपको समझा भी दिया है, माइंड में बैठ भी गया है कि जो शासन कर रहा था ईस्ट इंडिया कंपनी उसकी शासन को, उसके पावर को कंट्रोल करना और जो भ्रष्टाचार करे थे उसकी भ्रष्टाचार की समाप्ति करनी थी। 2 बॉडी है, एक आप कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और एक है कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर। देखिए आज के समय में हम इसको सीईओ या फिर डायरेक्टर जो कहते हैं ना वही चीज है यहाँ, बस इतना समझिए। इसमें टोटल 24 सदस्य थे, ये याद रखना है आपको, और एक अध्यक्ष हुआ करते थे इसमें यहाँ पे। और एक बात ये याद रखना है कि जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर था इनके अवधि को 1 वर्ष से कितना कर दिया गया, 4 वर्ष कर दिया गया। देखिए जितना मैंने ब्लू कलर से अभी बताया बस उतना ही याद रखना है। एक बार मैं फटाफट 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1700 कौन थे प्राइम मिनिस्टर, लॉर्ड नॉर्थ थे, भ्रष्टाचार की समाप्ति करनी थी। और इसमें 2 बोर्ड है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में 24 सदस्य हैं, एक अध्यक्ष है, इनकी अवधि 1 वर्ष से 4 वर्ष कर दी गई है। और इसी एक्ट में बंगाल का गवर्नर, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। वारेन हेस्टिंग प्रथम गवर्नर बंगाल के और लास्ट बंगाल के गवर्नर और प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल हैं और बने। और एवोल्यूशन जो डायरकी सिस्टम को किया बंगाल में, वारेन हेस्टिंग ने किया। 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कलकत्ता में। चीफ जस्टिस कौन है, लॉर्ड एलिजा इम्पे, लॉर्ड एलिजा इम्पे। लॉर्ड नॉर्थ याद रखिएगा प्राइम मिनिस्टर थे, लॉर्ड एलिजा इम्पे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, ठीक है। और 3 जजों का नाम याद रखना है, लॉर्ड हाइड, लॉर्ड चैम्बर्स, लॉर्ड हिमनेस्टर। इसी एक्ट में क्या किया गया था भाई, कोई भी अधिकारी गिफ्ट एक्सेप्टेंस नहीं करेंगे, बस इतना याद रखना। आगे बढ़िए, 1781 एक्ट क्या है, सेटलमेंट संशोधनात्मक अधिनियम। इसमें क्या याद करना है देखिएगा, एक बार हम लोग देख लेते हैं। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के सुधार के लिए तो आपसे यही सवाल पूछेगा कि जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था उसके सुधार के लिए कौन सा एक्ट को भेजा गया था, तो यही संशोधनात्मक, यानी कि संशोधन किया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, ठीक है। तो एक्ट में लाया गया और बंगाल के गवर्नर जनरल जो थे, क्योंकि अब बंगाल का गवर्नर क्या कहा जाता था, बंगाल के गवर्नर जनरल कहा जाने लगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से, को क्या कर दिया गया, बिहार और उड़ीसा के लिए, देखिए बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। यानी अब वो गवर्नर जनरल जो जिसके अधीन कौन कौन था, एक तो महाराष्ट्र, मुंबई, बम्बई और एक मद्रास। अब ये गवर्नर जनरल जो बंगाल में बैठा हुआ है वो अब ये क्या करेगा भाई, बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने का अधिकार इनको मिल गया था, ठीक है। और गवर्नर जनरल एवं उसके कार्यकारी परिषद, ये आपको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। 2 पॉइंट यहां से आपको याद रखना है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में सुधार करने के लिए कौन सा
एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया, ठीक है, 1781 में आया। कब आया? 1781 में। और किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को बिहार और उड़ीसा के लिए भी कानून बनाने का अधिकार मिल गया था? तो 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट, ठीक है। हर 20-20 साल में आपका एक्ट आएगा। देखिए अभी आया 1773 में, ठीक है, देखिएगा 1773 में आया, इसके 20 साल 1700 कितना होगा 93 में। तो देखिए इसके बाद 1793 में आपका एक्ट आएगा। इसके बीच आपको एक एक्ट आपको देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाऊंगा 1793, यानी जस्ट 20 साल के बाद। इस बीच में दो एक्ट आ गया, एक तो संशोधन करने के लिए आया और एक आपका आ जाएगा 1784 पिट्स इंडिया एक्ट। सबसे अल्पकालीन अधिनियम था, अल्पकालीन, सबसे अल्प समय के लिए अधिनियम था। 1793 के बाद फिर आपका आएगा, देखिएगा 1813 का चार्टर एक्ट। 1793 के बाद जस्ट 20 साल के बाद आया, देखिए 1813, ठीक है। उसके बाद 20 साल के बाद 1833, फिर 20 साल के बाद 1853 में आपको देखने को मिलेगा। देखिए तो हर 20-20 साल के बाद इस प्रकार से देखने को मिलेगा। लेकिन याद रखना ये दो एक्ट बीच में आपको मिल जाएगा 10 साल के बाद, सॉरी 1773 के बाद एक तो 1781 का आपको आ गया सेटलमेंट एक्ट, ठीक है। क्या था? 2 पॉइंट, एक तो रेगुलेटिंग एक्ट के जो भी चीजें हैं उसमें सुधार लाने के लिए, और क्या सुधार एक किया गया, बंगाल के गवर्नर जनरल को बिहार और उड़ीसा के लिए कानून बनाने का अधिकार मिल गया था। 1784 का पिट्स इंडिया, देखिए याद अभी कर लीजिए, ये नोट्स बस रखिए रिवीजन के लिए। 1784 का पिट्स इंडिया एक सबसे अल्पकालीन अधिनियम, ये आपका यही क्वेश्चन बनेगा, सबसे छोटा अधिनियम कौन था? तो यही था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अब अगला पॉइंट याद करिए, इस एक्ट के तहत कंपनी से प्रशासन एवं व्यापार को अलग किया गया। ये लाइन एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एसएससी में ना जाने कितने बार पूछा गया। ट्रेड यानी व्यापार और एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि देखिए कंपनी से प्रशासन और व्यापार को अलग किया गया है। यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, जैसे कि एप्पल कंपनी है, वो क्या कर रही है? व्यापार भी कर रही है और प्रशासन भी चला रही है भारत में। लेकिन अब क्या गया कि भैया अब आप केवल ट्रेड को देखिएगा और जो एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम है वो हम संभाल लेंगे। यानी कि ट्रेड, यही सवाल पूछेगा, दो सवाल, एक तो सबसे छोटा अधिनियम 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, और यही पिट्स इंडिया एक्ट के तहत जो कंपनी की जो ट्रेड और आपका क्या था, एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों करने का काम था, अब इस काम को अलग कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया, ठीक है। ट्रेड कार्य के लिए क्या किया गया? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर निदेशक मंडल था, और प्रशासनिक कार्य के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नियंत्रक मंडल की स्थापना की गई। इसमें 6 सदस्य होते थे। यानी कि अब जो ट्रेड है, देखिए इस एक्ट के तहत कंपनी से प्रशासन एवं व्यापार को अलग अलग किया गया, और इसके लिए क्या किया गया? ट्रेड करने के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर निदेशक मंडल एक रखा गया, यानी कि ये सब कुछ देखेगी कि ऐसे ट्रेड करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी। और जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है, जो भी डेवलपमेंट करनी है, वो देखेगा बोर्ड ऑफ कंट्रोल यानी कि नियंत्रक मंडल। इसमें कितने सदस्य होते थे? 6 सदस्य होते थे। और यहां मैंने आपको क्या बताया था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में कितने सदस्य? याद रखिएगा, यही सदस्य आपसे पूछेगा। इसमें 24 सदस्य होते थे, और इसके अवधि को 1 वर्ष से 4 वर्ष कर दिया गया था रेगुलेटिंग एक्ट में। याद रखिएगा दोस्त, ये सब पूछेगा, फंस जाइएगा, नहीं बनेगा, लगेगा कि कहां से सवाल आ गया। आगे बढ़िए। ये कोर्ट ऑफ कंट्रोल या बोर्ड ऑफ कंट्रोल ब्रिटेन के राजा के अधीन होता था। 600 मतलब ये सब ब्रिटेन के अधीन होता है। इंडिया किस प्रकार शासन एक्ट बनाएगा, इस प्रकार से, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं आपके लिए। देखिए यहाँ आइए, इस एक्ट में बंगाल के गवर्नर जनरल के कार्यकारी परिषद में सदस्यों की संख्या घटाकर 3 कर दी गई। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अब इसके बाद जो एक्ट आएगा वो चार्टर एक्ट से आएगा, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो आपका 1784 का जो पिट्स इंडिया एक्ट आप जो देख रहे हैं, यहाँ पे आपने क्या देखा? 2 चीज आपने देखा, सबसे अल्पकालीन अधिनियम, और इसमें क्या किया गया? जो कंपनी है उससे प्रशासन और व्यापार को क्या कर दिया गया? अलग कर दिया गया। व्यापार कौन देखेगी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देखेगा, और एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कौन देखेगा? आपका नियंत्रक मंडल देखेगा, जिसमें 6 सदस्य। और 6 सदस्य कौन होते थे भाई? ब्रिटेन के होते थे, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा गया 6 सदस्यों की नियुक्ति ब्रिटेन के राजा करते थे। इंडिया में किस प्रकार से शासन करना है वो एक्ट बनाया जाएगा। मतलब समझ रहे, देखिए इतना मैं डिटेल नहीं करना चाह रहा हूँ भाई, बहुत मजेदार ये चैप्टर है ये, ठीक है। आपको समझ में आनी चाहिए चैप्टर, लेकिन जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि अभी हम लोग 3 टॉपिक खत्म करनी है भाई। चलिए इसके बाद हम लोग देखें, यहाँ पे आइए। अब देखिए यहां से जो अब आप एक्ट देखेंगे, क्या नाम से देखने को मिलेगा? चार्टर एक्ट। चार्टर का मतलब क्या होता है? आदेश देना, यानी कि ब्रिटेन की रानी वहां से आदेश देगी, इसलिए उसको कह दिया गया चार्टर एक्ट। तो वही लिखा गया। अब इसके बाद जो एक्ट आएगा वो चार्टर एक्ट के नाम से आएगा, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रशासनिक कार्य की एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। क्योंकि भाई पहले अभी तक क्या हो रहा था, ईस्ट इंडिया कंपनी ही पूरा प्रशासन, यानी कि देश भारत में कैसे शासन करना है वो सब देख रहा था। अब लेकिन वो नहीं देखेगा,
अब वो ट्रेड करेगा और ट्रेड भी कौन देख रहा है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर देख रहा है। तो क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रशासनिक कार्य की एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था, अब ब्रिटेन में स्थित बोर्ड ऑफ कंट्रोल से इंडिया में शासन चलेगा। यानी इंडिया में शासन कैसे चलेगा, ब्रिटेन के में बैठे हुए, देखिए ब्रिटेन में क्या होगा, संसद है, ब्रिटेन के संसद से कानून पास होगा और वहीं पे बनाया गया है एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ये ब्रिटेन में ही है बोर्ड ऑफ कंट्रोल। यहाँ से भाई क्या भेजा जाएगा, आदेश भेजा जाएगा, यानी कि इस आदेश को कहा जाएगा चार्टर, और वहां इंडिया में शासन चलेगा। ठीक है, ब्रिटेन के राजा के आदेश होंगे, देखिए मैंने कहा ना आदेश होंगे, उसके तहत ही कानून लागू होगी। चार्टर मतलब आदेश। चलिए समझ में आ गया। तो अब 1793 हर 20-20 साल में आपको चार्टर एक्ट देखने को मिलेगा। तो 1793 से चार्टर एक्ट स्टार्ट हो जाएगा आपका, तो याद रखिएगा ये सब पॉइंट। 1793 का चार्टर एक्ट, इसमें क्या क्या पॉइंट है जो आपको याद रखना, देखिए 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या किया गया था, 20 वर्षों तक व्यापार करने का जो अधिकार प्रदान किया गया। यानी कि जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, इस रेगुलेटिंग एक्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 वर्ष तक व्यापार करने का जो अधिकार प्रदान किया गया था, वो 1793 में पूरा हुआ। ठीक है, 1773 में इनको ईस्ट इंडिया कंपनी को 20 साल के लिए अधिकार मिला कि आप भारत में जाकर व्यापार करिए। तो समाप्त कब होगा भाई, 1793 में होगा, 20 साल के बाद। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो अब देखिए, तो में पूरा हुआ, 1793 में पूरा हुआ। तो उसी ट्रेड यानी कि जो उनका जो राइट अधिकार को बढ़ाने के लिए 20 वर्षों तक 1793 का चार्टर एक्ट आया। तो अब ये एक्ट आया, अब उसके 20 साल और ट्रेड करने का अधिकार को बढ़ा दिया गया, यानी कि अब और 20 साल आप ट्रेड कर सकते हैं 1813 तक। ठीक, इस एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को और 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। तो ये आपका क्वेश्चन बनेगा कि चार्टर एक्ट सबसे पहले कब आया था, 1793 में आया था। इसमें क्या हुआ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो अधिकार है ट्रेड करने का 20 वर्षों तक, उसको बढ़ा दिया गया। ठीक है, इस एक्ट के तहत बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 6 सदस्यों को वेतन भारतीय राजस्व से दिए जाने लगे। देखिए ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहाँ है, ये ब्रिटेन में है भाई, और ये ब्रिटेन में बैठ के क्या कर रहा है, एक्ट बना रहा है और भारत में भेज रहा है चार्टर के नाम से कि भारत में शासन करना। तो ये जो 6 सदस्य, इनको अब वेतन कहाँ से मिलेगा। देखिए अच्छा एग्जाम दीजिएगा ना तो ये सब क्वेश्चन पूछता है आपसे। तो मैंने कहा ही था कि आपको जो पढ़ाया गया मैंने बीपीएससी जेपीएससी लेवल पे, खैर छोड़िए, उनको जो वेतन दिया जाएगा वो भारत के राजस्व से दिया जाने लगा था। तो इसी एक्ट में ये डिसाइड किया गया कि भैया अब ये अंग्रेज जो बैठ रहे हैं ना, इनको सैलरी भी भारत के, समझिए भारत के राजस्व से ही, भारत के जो इनकम हो रही है भारत के पैसे से इनको सैलरी दी जाएगी। ठीक है, अभी देखिए एनटीपीसी में ये सब का स्टैंडर्ड है दोस्त, पूछेगा आपसे इस स्टैंडर्ड में सवाल। आगे बढ़िए। 21 अप्रैल 1793 में इंडियन सिविल सर्विस इस्टेब्लिशमेंट किया गया, आईसीएस, सिविल सर्विस डे इसलिए हम लोग 21 अप्रैल को मनाते हैं। फादर ऑफ आईसीएस किसे कहा जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को कहा जाता है। एक क्लास आपका गवर्नर जनरल पे लगाएंगे भाई, बड़ा शानदार रहेगा, उनके सारे कार्य और उनका टेन्योर से सवाल बनेगा। चलिए आगे बढ़िए। ये हो गया आपका 1793 का चार्टर एक्ट। इसमें 2-3 पॉइंट याद रखना है। हर 20 साल के लिए क्या किया गया, ट्रेड का पावर दे दिया गया ईस्ट इंडिया कंपनी को इसी एक्ट के तहत। 1793 में चार्टर एक्ट आया था और इसमें क्या किया गया था, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो 6 सदस्य थे उनकी सैलरी को क्या कर दिया गया भाई, भारत के राजस्व से देना शुरू किया गया था। और 1793 में ही 21 अप्रैल को इंडियन सिविल सर्विस इस्टेब्लिशमेंट की गई थी। सिविल सर्विस डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और फादर ऑफ आईसीएस कौन है, लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। अब 20 साल के बाद 1813 में फिर से चार्टर एक्ट आएगा क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार समाप्त हो रहा है 20 साल तक। अब देखिए इस एक्ट के तहत भारत में ईसाई मिशनरियों का आगमन हुआ। इस एक्ट के तहत यानी कि ईसाई मिशनरी मतलब कि ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने लगे भारत में बहुत ही ज्यादा। ठीक है, धर्म परिवर्तन बहुत ज्यादा कराया गया कि आप हिंदुज्म है तो ईसाई धर्म को एक्सेप्टेंस में ले आइए। मतलब यूरोप कॉन्टिनेंट में है ना भाई ब्रिटेन, तो वहाँ पे कौन सा रिलीजियस है, ईसाई कम्युनिटी के लोग हैं, ईसाई रिलीजन है वहाँ पे, तो उनका प्रचार प्रसार भारत में काफी किया गया इस एक्ट के तहत। ईसाई मिशनरी ये पूछता है दोस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, किस एक्ट के तहत या किस एक्ट में सबसे अधिक प्रभाव ईसाई कमिश्नरियों का आगमन को देखने को मिला या काफी ज्यादा प्रभाव रहा ईसाइयों का, तो यही एक्ट के तहत। ठीक है, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली को समाप्त कर दिया गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी, व्यापार का जो अधिकार था, किस एक्ट में, किस चार्टर एक्ट में, तो 1813 का चार्टर एक्ट में, नॉट 1793 बोलिएगा। ठीक है, तो 1813 के चार्टर एक्ट में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी ट्रेड करने की, उसको समाप्त करा गया। केवल चाय और चीन के साथ, देखिए एक तो केवल ईस्ट इंडिया कंपनी को अब पावर दिया गया कि केवल एक आपके पास मोनोपोली अधिकार रहेगा चाय का, और चीन के साथ आपके पास केवल एक अधिकार रहेगा। ठीक है,
बाकी भारत के साथ कैसे ट्रेड करना है और बाकी जितने भी प्रोडक्ट हैं उस पर ट्रेड के आपके एकाधिकार, आपकी मोनोपोली को समाप्त किया गया। तो अभी कितने बस दो ही रहा, एक तो चाय के साथ और एक चीन के साथ आपके पास क्या है, एकाधिकार रहेगा। आगे बढ़िए। इस एक्ट के तहत भारतीय शिक्षा में विकास के लिए 1 लाख प्रतिवर्ष आवंटित किया गया। सोचिए, यही एक्ट है 1813 का चार्टर एक्ट, मात्र 1 लाख रुपए मतलब भारत के शिक्षा के विकास के लिए क्या करना लगा, आवंटित करना स्टार्ट हुआ। तो ये आपका सवाल बनेगा। अब देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ से आपको याद रखना दिखेगा, मैं आपको टिक करते चल रहा हूँ। ईसाई मिशनरियों का आगमन 1813 का चार्टर एक्ट में। मोनोपोली समाप्त किया गया 1813 का चार्टर एक्ट में। कौन सा मोनोपोली रहा केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, चाय और चीन के साथ। और शिक्षा में कितना इन्वेस्ट करना का प्रावधान रखा गया, 1 लाख रुपए, ठीक है, इसी 1813 में। अगला 20 साल के बाद आएगा 1833 का चार्टर एक्ट, ठीक है। तो चलिए इसमें देखते हैं 1833 में 1800 तक ऑलमोस्ट पूरे भारत में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार हो गया था। 1800 आते आते, शताब्दी आते आते पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार भारत में हो चुका था। अब एक जगह से पूरे भारत में शासन किया जाएगा, ठीक है ना। अब एक जगह से भारत में पूरा शासन किया जाएगा। इस एक्ट में कंपनी के प्रशासन का केंद्रीकरण कर दिया गया। तो यही सवाल आपका पूछा जाता है कि जो प्रशासन का जो केंद्रीकरण किया गया था किस एक्ट के तहत, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। अब और जिस बंगाल का गवर्नर जनरल, जिसे बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता था, अब उसे कहा जाएगा भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। क्यों, समझिए। देखिए 1800 तक आते आते ना पूरा का पूरा कंट्रोल पूरे भारत में अंग्रेजों का हो चुका था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया था। तो अब जब पूरे भारत में ही शासन हो गया, तो अभी हम जो बंगाल का गवर्नर जनरल कर रहे हैं, तो भैया अब बंगाल तक तो हमारा अधिकार नहीं रहा, पूरे भारत में हो गया। तो इसलिए अब हम उसको क्या कहेंगे, जो बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाता था, अब हम उसको क्या कहेंगे दोस्त, भारत का गवर्नर जनरल कहेंगे। भारत का गवर्नर जनरल कहेंगे। तो किस एक्ट के तहत, बंगाल का गवर्नर जनरल ऑफिस में बैठा हुआ, वो बैठा हुआ व्यक्ति कौन है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। वारेन हेस्टिंग प्रथम बंगाल का गवर्नर जनरल और अंतिम बंगाल का गवर्नर। लॉर्ड विलियम बेंटिंग प्रथम भारत का गवर्नर जनरल, ठीक है, और अंतिम बंगाल का गवर्नर जनरल। क्लियर। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एंड लास्ट गवर्नर जनरल, ओहो, एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हो गई है, ठीक है ना। लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ठीक है, क्लियर है। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो आपसे पूछेगा किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को, ऑफिस में बैठे हुए साहब को, अब बोल दिया गया कि आप बंगाल के गवर्नर जनरल आप नहीं कहे जाएंगे दोस्त, अब आप भारत के गवर्नर जनरल कहे जाएंगे, क्योंकि अब हमारा पूरा का पूरा अधिकार भारत के ऊपर हो चुका है। और अब ईस्ट इंडिया कंपनी का जो प्रशासनिक कार्य हो रही थी, अब उसको हम क्या करेंगे, उसको केंद्रीकरण करेंगे, ठीक है ना, सेंट्रलाइज करेंगे। तो पूछा जाएगा कौन सा एक्ट के तहत केंद्रीकरण किया गया था कंपनी के प्रशासन का, तो यही था 1833 का चार्टर एक्ट था, ठीक है भाई। आगे देखिएगा, अब ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार कार्य नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार कर रही थी, प्रशासनिक कार्य तो उनसे छीन ही लिया गया था पहले ही। अब इनका मोनोपोली भी समाप्त कर दिया, केवल चाय और चीना बोल रहा हूँ भाई बार बार, चाइना के साथ ही था इनका पास। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार नहीं करना है। इसी एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी व्यापारी ट्रेड जो भी थी समाप्त कर दिया गया, यानी कि जो चाय और चीन के साथ ट्रेड करने का अधिकार था ना, वो भी इसके तहत, इस एक्ट के तहत समाप्त कर दिया गया। तो पूछेगा चाय और चीन के साथ ट्रेड करने का भी अधिकार किस एक्ट के तहत समाप्त हुआ, 1833। और पूरी तरह से ट्रेड करने का अधिकार, व्यापार का अधिकार अब समाप्त कर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी का, किस एक्ट के तहत, तो 1833 का चार्टर एक्ट के तहत ही, ठीक है। इस एक्ट के तहत इंग्लिश बिकम ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, यही एक्ट है जिसमें आपका इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया। हिंदी बिकम ऑफिशियल लैंग्वेज 14 सितंबर 1949 में बना था, इसलिए हम लोग हिंदी डे मनाते हैं, नेशनल हिंदी डे, और 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाते हैं। अगला पॉइंट है, लास्ट 26 जनवरी 1965 से हिंदी हमारी राजभाषा बनी, 1949 में घोषणा की गई थी। ये सब पॉइंट याद रखिएगा। तो समझ में आ गया ना भाई, 1833 का पॉइंट तो समझ में आ गया, और क्या क्या याद रखना है। अब आगे बढ़िया, 20 साल के बाद हम 1853 में पहुंच चुके हैं चार्टर एक्ट के पास। इस समय जो है लॉर्ड डलहौजी है भारत के गवर्नर जनरल, क्योंकि अब तो बंगाल का गवर्नर जनरल नहीं कहे जाएंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग ही लास्ट बंगाल के गवर्नर और प्रथम भारत के गवर्नर जनरल। और 1853 का जब चार्टर एक्ट आया, तो इस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन है दोस्त, तो वो है आपके लॉर्ड डलहौजी साहब। और लॉर्ड डलहौजी साहब से बहुत सवाल बनते हैं। चलिए, यह अंतिम चार्टर एक्ट था। तो देखिए, ये चार्टर एक्ट स्टार्ट कब हुआ, 1793 से, और लास्ट कब खत्म हो रहा है, 1853 में।
तो अंतिम चार्टर एक्ट और हर 20-20 साल के बाद, तो 1813 में एक मिला, फिर आपको 1833 में मिला, एंड देन अंतिम 1853 में समाप्त हो रहा है। ये अंतिम चार्टर एक्ट है। क्लियर है, याद है भाई? चलिए साहब, इस अधिनियम में क्या हुआ, इस अधिनियम से ईस्ट इंडिया कंपनी से प्रशासन यानी कि कार्यपालिका और विधायिका को अलग किया गया। देखिए समझिए, इस अधिनियम से ईस्ट इंडिया कंपनी से जो प्रशासन यानी कि जो कार्यपालिका है, जो एग्जीक्यूटिव है, और जो लेजिस्लेचर है, उसको भी क्या कर दिया, अलग किया गया। तो पूछेगा किस एक्ट के तहत प्रशासनिक या फिर एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका, ठीक है, और लेजिस्लेचर को अलग किया गया था। तो 1853 के चार्टर एक्ट से, मतलब कि जो प्रशासनिक कार्य देख रहा था ना आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जो आपकी प्रशासनिक देख रही थी आपकी प्रशासनिक कार्य, तो प्रशासनिक कार्य के तहत ही आपका एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर आ गया। तो इन दोनों को भी अलग कर दिया गया इस 1853 के, यानी कि ये कानून को लागू कर रहा है और ये कानून बनाने वाला है यहाँ पे, ठीक है। अभी तक जो भी एक्ट बनकर आता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल से, ठीक है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल कहाँ था भाई? ब्रिटेन में था, है ना, ब्रिटेन से आता था। लेकिन इस एक्ट के बाद पहली बार कानून विधि बनाने के लिए भारत में विधान परिषद का गठन किया गया, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया गया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है भाई, समझिए। अभी तक क्या हो रहा था, ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल कानून बना के भारत में भेज रहा था, आदेश भेज रहा था, और ये अब चार्टर एक्ट लास्ट है। अब क्या किया जा रहा है कि अब भारत में एक विधान परिषद का गठन किया जा रहा है, ठीक है। देखिए, विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल का गठन किया जा रहा है, और अब यहीं से भारत के लिए कानून बनेगा, ठीक है। कौन से एक्ट के तहत? 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। इसे ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव काउंसिल, अखिल भारतीय विधान परिषद भी कहा गया, जिसमें 12 सदस्य होते थे। इसमें कितने सदस्य होंगे? 12 सदस्य। और इसमें कितने थे? 6 सदस्य थे। इसको सैलरी कहाँ से मिलती थी? भारत के राजस्व से ही। 1813 का चार्टर एक्ट याद करिए। और 1853 में क्या हुआ, अब देखिएगा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा प्रथम बार प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की गई। जो इसे पास करेगा उसे ईस्ट इंडिया कंपनी में जॉब मिलेगी। तो पहली बार प्रतियोगिता परीक्षा के प्रारंभ 1853 में किसके द्वारा? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा कराया गया था। प्रथम बार 1853 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा आईसीएस की भी परीक्षा की आयोजन या शुरुआत की गई थी। 1853 में इसकी जो परीक्षा लंदन में कराई, मतलब जो शुरुआत हुई थी लंदन में हुई थी 1922 तक। 1923 में भारत में आईसीएस की परीक्षा शुरू हुई थी। कब हुई थी? भारत में शुरू। तो ये सब याद रखिएगा, प्रतियोगिता परीक्षा लॉर्ड डलहौजी के द्वारा, आईसीएस की परीक्षा शुरुआत अब लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही 1853 में लंदन में होती थी। 1922 तक भारत में कब से स्टार्ट हुआ आईसीएस की परीक्षा? 1923 में। आगे बढ़िए। इस एक्ट में गवर्नर के साथ साथ एक लेफ्टिनेंट क्या होता था? गवर्नर का पद बनाया गया था। इस एक्ट में गवर्नर के साथ साथ क्या होगा? भारत का जो गवर्नर है भाई, जैसे लॉर्ड डलहौजी है ना जी, तो लॉर्ड डलहौजी के साथ एक लेफ्टिनेंट गवर्नर भी, एलजी का जो कॉन्सेप्ट आप यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश में देखते हैं ना, तो एक पद बनाया गया। तो फर्स्ट इंडियन हु क्वालिफाई आईसीएस एग्जाम, जो भारत में सबसे पहले 1923 में ये कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। फर्स्ट इंडियन आईसीएस ऑफिसर सत्येंद्र नाथ टैगोर। 4 ईयर लेटर, 4 साल के बाद 1857 का विद्रोह हो गया। 1853 का चार्टर एक्ट है, 4 साल के बाद क्या हुआ? 1857 का विद्रोह हो गया। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में सदस्यों की संख्या 24 से क्या कर दी गई? 18 कर दी गई थी। तो इसी एक्ट के तहत देखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर में जो 24 सदस्य बैठते थे, जिसकी अवधि 1 वर्ष से 4 वर्ष कर दी गई थी, अब उसकी संख्या घटा के 24 से 18 कर दी गई थी। तो चलिए, ये रिवीजन कराने की जरूरत है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट था 1853 के चार्टर एक्ट, और ये अंतिम एक्ट है। चलिए, आप कर लेंगे खुद से भी, नोट्स को पढ़ के भी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से, क्योंकि देखिए भारत में अब विधान परिषद बन चुकी है। देखिए, अभी मैंने आपको बताया भी था, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ मैंने बताया था क्या है, भारत में विधान परिषद बन गई है, जहाँ पे क्या बनेगा भाई? कानून बनाया जाएगा, जिसमें 12 सदस्य होंगे, है ना, 12 सदस्य होंगे। तो अब जो भी एक्ट आएगा, आया 1857 में क्या हुआ? 1857 का विद्रोह जो हुआ आपका, अब ये एक ऐसी विद्रोह थी 1857 की जो विद्रोह, ये भारत की स्वतंत्रता 1857 में ही मिल गई होती अगर भारत ने पूरी एकता दिखा दी होती तो, ठीक है। साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट से सारे लोग अगर मिल गए होते तो अंग्रेज बाहर चले गए होते 1857 के विद्रोह में ही। लेकिन यूनिटी नहीं होने के कारण ही अंग्रेजों ने फिर से हमारे ऊपर गुलाम, मतलब हम लोग उसके गुलाम बन गए। और अंग्रेज अब समझ गए भाई कि अगर हमें भारत के ऊपर रूलिंग करना है तो हमें भारत की बातों को सुनना होगा, ठीक है। हम भारत की बातों को सुने, भले हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं करें। देखिए, बहुत अच्छी अच्छी चीजें यहाँ से होने स्टार्ट होगी। यही दौर है फिर अब आपका कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885। याद करिए, मैंने करवा दिया ये क्लास।
तो अंग्रेज अब समझ चुके थे कि अगर हमें भारत के ऊपर शासन करना है तो हमें भारत के लोगों की बातें सुननी होगी, ठीक है, और भारत की बातों को सुननी होगी, और साथ के साथ उसमें से कुछ बातों को हमें इम्प्लीमेंट माननी भी पड़ेगी, बहुत बातों को नहीं भी मानेंगे तो क्या होगा, ऐसे एक बहुत भ्रामक स्थिति नहीं बनेगी, ऐसे माइंड में लोगों की जाएगी कि हाँ कुछ बातों को तो माना गया, चलिए ठीक है आगे बार लोग और भी हम लोग बातें मनवा लेंगे। तो ये ही काम आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस करती थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस जो थी वो जो लोगों की डिमांड होती थी जो भारत के हित के लिए, वो कागज में लेटर लेकर के जाते थे भाई भारत के गवर्नर जनरल के पास, यानी कि अंग्रेज के पास, और उनमें से कुछ बातों को वो मनवा लेते थे, और बाकी जो बहुत अहम मुद्दा होते थे जिसको लगता था कि अंग्रेज को नहीं मानना चाहिए तो अंग्रेज नहीं मानते थे। तो इस तरह से चीज़ें चली। तो इसलिए अब जो एक्ट नाम से आएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के नाम से चीज़ें आएगी, ठीक है। तो चलिए यहाँ से देखते हैं चीज़ों को। इस एक्ट के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन है समाप्त हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब पूरी तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया। मोनोपोली खत्म हुआ 1853 में दोस्त, है ना। अब पूरी तरह से खात्मा ईस्ट इंडिया कंपनी का 1858 में हो गया है। अब डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से इंग्लैंड की रानी, अब जो है ना देखिए क्या हो रहा था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल से कानून बना के यहाँ से फॉलो कराया जा रहा था। अब डायरेक्ट ब्रिटेन के संसद से जो वहाँ की जो रानी है वो भारत पे कंट्रोल करेगी। यहाँ से एक्ट आया 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निदेशक मंडल जो था और कोर्ट ऑफ कंट्रोल जो था उसको क्या किया गया, खत्म किया गया। अब खत्म करेगा भी ना भाई, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ कंट्रोल रख के क्या फायदा, क्योंकि अब ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं रही, है ना। यही क्या करी थी भाई, ट्रेड को देख रही है और एक आपका व्यापार को प्रशासन को देख रही थी। तो अब ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं रही तो इसका ही क्या काम। चलिए आगे बढ़िए। इस एक्ट के तहत एक नया पद बनाया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, भारत का राज्य सचिव। तो यही एक्ट है जिसके तहत सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भारत का राज्य सचिव बनाया गया। ये जो राज्य सचिव है ये ब्रिटेन के संसद में मंत्री होते थे, ब्रिटेन के संसद के ये मिनिस्टर होते थे। इस एक्ट के तहत 15 सदस्यों की भारतीय परिषद इंडियन काउंसिल का गठन किया गया जिसके प्रमुख राज्य सचिव होते थे। तो इस एक्ट के तहत क्या किया गया, 15 सदस्यों की भारतीय परिषद इंडियन काउंसिल, इंग्लैंड में यह होगा। भारतीय परिषद जो इंडियन काउंसिल बनाई गई ये इंग्लैंड में है भाई। ये काउंसिल बनी है भारतीय नाम से लेकिन यह रहेगी इंग्लैंड में, और इसके जो प्रमुख है वो राज्य सचिव है। और राज्य सचिव कौन होंगे भाई, एक अंग्रेज ही रहेंगे। देखिए एक ब्रिटेन के संसद मंत्री होते थे, ब्रिटेन के एमपी ही होते थे इसके हेड, इस इंडियन काउंसिल के। देखिए इंग्लैंड में ही होगा। इस एक्ट से भारत का गवर्नर जनरल को अब क्या कहा जाने लगा, वाइसराय कहा जाने लगा। यानी अब जो 1858 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया इसने कहा कि जो भारत का जो गवर्नर जनरल है अब इस पद को हटाया जाए, क्योंकि अब जो डायरेक्ट रूलिंग किया जा रहा कहाँ से भाई, ब्रिटेन की महारानी कर रही है। तो अब जो कहा जाएगा यहाँ पे जो बैठेंगे वो अधिकारी कहे जाएंगे भारत का वाइसराय, ठीक है। क्या कहा जाएगा भाई, अब वो वाइसराय के नाम से जाना जाएगा। तो लॉर्ड कैनिंग जो थे ऑफिस में बैठे थे, ये अंतिम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भारत का गवर्नर जनरल अंतिम हुए, और प्रथम भारत के वाइसराय यही हुए लॉर्ड कैनिंग। विलियम बेंटिंग क्या हुए, विलियम बेंटिंग होने, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग जो था इससे पहले आइए वारेन हेस्टिंग के पास, प्रथम बंगाल के गवर्नर, और अंतिम बंगाल के गवर्नर और प्रथम बंगाल के गवर्नर जनरल। लॉर्ड विलियम बेंटिंग अंतिम बंगाल के गवर्नर जनरल और प्रथम भारत के गवर्नर जनरल। और लॉर्ड कैनिंग क्या हो जाएंगे भाई, अंतिम भारत के गवर्नर जनरल और प्रथम भारत के वाइसराय। अब देखिए ये जो है रानी की जो प्रतिनिधि, देखिए वाइसराय इसलिए कहा जाने लगे ना क्योंकि अब जो है वहां के रानी ही डायरेक्ट कंट्रोल करिए भारत को भाई, तो उनके जो प्रतिनिधि जो रिप्रेजेंटेटिव होती थी उनको वाइसराय कहा जाता था, इसलिए अब इनको वाइसराय का नाम दिया गया। इस एक्ट के द्वारा भारतीय राजाओं के प्रति अच्छी नीति अपनाने का निर्णय किया गया, ठीक है। अगला एक्ट आया 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट, भारत का परिषद अधिनियम। इस कानून के द्वारा वाइसराय की कार्यकारी परिषद की संख्या जो संख्या थी 4 से 5 कर दिया गया, और भारतीय कोई 5वें सदस्य होंगे। यानी कि देखिए ये एक्ट में क्या किया गया, जो कार्यकारी परिषद है, जो वाइसराय है उसकी अपनी एक परिषद होती थी, उसमें सदस्य की जो संख्या थी 4 से 5 कर दिया गया, और 5वां जो सदस्य होगा कोई भारतीय होगा। इस एक्ट में ऐसा प्रावधान किया गया। इस एक्ट के बाद से पहली बार भारतीयों को, देखिए पहली बार ये मौका है इस एक्ट के तहत कि कोई भारतीय जो है अब विधायिका में शामिल हो रही है, यानी कि कानून बनाने वाली जो बॉडी है विधायिका बॉडी,
उसमें शामिल हो रही है। कैसे, तो देखिए यहाँ मैंने क्या बताया कि ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है क्या है भाई, इस एक्ट के तहत एक नया पद बनाएगा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो भारत के लिए होगा, फॉर इंडिया के लिए। और ये हेड होते थे किसके, क्योंकि एक इंडियन काउंसिल बनाया गया था इंग्लैंड में, जिसके हेड होते थे राज्य सचिव होते थे। तो अब ये जो राज्य सचिव हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, इनके 4 मेंबर होते थे, तो 4 से 5 कर दिए गए, और जिसमें से 5वां जो होगा वो भारतीय होंगे। तो ये पहला मौका है, ये आपका क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, जो भारतीय शामिल हुए विधायिका में। तो ये 1861 के गवर्नमेंट इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत ही हुआ था, मिला, ताकि अंग्रेज नहीं चाहते थे कि 1857 जैसा विद्रोह, मैंने कहा आपको समझा ही दिया, लेकिन भारतीयों को मत देने का अधिकार नहीं। लेकिन यहाँ पे भाई देखिए शामिल तो है, बस आप चुपचाप से बैठिए, आपको बोलना है बोल लीजिए, आपका अपना डिमांड रख लीजिए, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं होगी। हम 5वें सदस्य की बात कर रहे हैं जो भारतीय थे, कोई वोट करने का आपके पास राइट नहीं होगा। तो एक तरह से मुखौटा है, बस संभावना है कि हाँ आप सदस्य बन चुके हैं। इस एक्ट के द्वारा सत्ता का फिर से विकेंद्रीकरण किया गया, मद्रास बम्बई को पुनः कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। फिर से यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, केंद्रीकरण हुआ था, याद करिए, फिर अब भी विकेंद्रीकरण हो रहा 1861 के इंडिया एक्ट में, जहाँ पे मद्रास और बम्बई को फिर से अधिकार मिल गया। 1773 के सेटलमेंट एक्ट जो आया था 1700, कब आया था, 1773 के बाद 1781 में, जिसमें क्या किया गया था, केंद्रीकरण किया गया था, सेंट्रलाइजेशन किया गया था। याद करिए दोस्त, देखिए याद रखना पड़ेगा, मैंने बड़े अच्छे से चीज़ों को आपको समझाते हुए निकला है, एक एक पॉइंट को। देखिए यहाँ पे देखिएगा, अगर आप देखेंगे 1784 में हुआ था ना आपका केंद्रीकरण, किस पॉइंट में हुआ था मैंने बताया था आपको। यहाँ पे देखते हैं हम लोग, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, यहाँ पे आएंगे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, केंद्रीकरण 1833, देखिए ये रहा केंद्रीकरण, है ना। तो एक्ट के प्रसारण केंद्रीकरण कर दिया गया था कब, 1833 के चार्टर एक्ट में, 1833 का चार्टर एक्ट में हुआ था। और फिर से विकेंद्रीकरण कब हुआ, ये आपसे सवाल पूछेगा, तो याद रखिएगा 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत क्या कर दिया गया, विकेंद्रीकरण कर दिया गया था, ठीक है। और मुंबई और मद्रास को फिर से कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया। इसी एक्ट के तहत 1862 में पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत हुई, ठीक है, यानी कि मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा। भारत का विभागीकरण किया गया, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडियन डिपार्टमेंट। ये करने वाले भारत के तत्कालिक वायसराय लॉर्ड कैनिंग था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पोर्टफोलियो सिस्टम के जन्मदाता पूछा जाएगा कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग ही थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए भाई, जो प्रथम क्या थे भारत के अंतिम भारत के गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय थे, यहीं से कैबिनेट मंत्रिमंडल की शुरुआत हुई। आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, 1861-62 में 3 हाईकोर्ट कलकत्ता, मद्रास और बम्बई की स्थापना की गई। 1861 में इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया था, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम आया था, याद रखिएगा। 1860 में आईपीसी इंडियन पिनल कोड आया, 1861 में इसकी शुरुआत हुई थी, भारतीय दंड संहिता अधिनियम। अब कई बार आपको एग्जाम में 1861 में मिल सकता है, तो देखिए शुरुआत हुई 61 में, और ये आपका आ गया था, आपका कब एक्ट आया था, 1860 में, ठीक है। इम्प्लीमेंट 1861 में हुई थी। 1885 में इंडियन काउंसिल की आपको मैंने बता ही दिया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था एओ ह्यूम के द्वारा। इस एक्ट से वाइसराय को ऑर्डिनेंस अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान। ऑर्डिनेंस का मतलब आपको पता है कि कोई भी सेशन सत्र नहीं चल रही और ऐसी स्थिति बन गई कि कोई कानून बनानी है, तो वहाँ का जो वाइसराय है उस समय वो कानून बना सकता था, और वो कानून एज इट इज इम्प्लीमेंट होती है, ठीक है भाई। अगला एक्ट है 1892 का इंडियन काउंसिल एक्ट, भारतीय परिषद अधिनियम। इस एक्ट के द्वारा पहली बार भारतीयों को बजट में बहस करने का अधिकार प्रदान किया गया, लेकिन मत देने का अधिकार नहीं था। ये आपका सवाल बनता है, बहस करने का अधिकार नहीं था, लेकिन बजट में पार्टिसिपेट करने का अधिकार मिला था 1892 में। 1860 में फर्स्ट इंडियन बजट वाज प्रेजेंटेड बाय जेम्स विल्सन। लॉर्ड कैनिंग को फादर ऑफ इनकम टैक्स कहा जाता है, ये सब इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखिएगा। पहला जो बजट आया था इंडियन बजट 1860 में, किसके द्वारा, जेम्स विल्सन के द्वारा। इस अधिनियम देखिएगा, इसी अधिनियम विधान परिषद में भारतीयों की संख्या को और बढ़ाया गया, 16 सदस्य निर्धारित कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे, वही विधान परिषद जो आपके भारत में बन गया है, जो भारत के लिए कानून बनाएगी, तो इसमें भारतीयों की आप देखिए संख्या धीरे धीरे बढ़ती चली जाएगी, 16 सदस्य निर्धारित किए गए। इस एक्ट के तहत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव की प्रणाली पहली बार इस एक्ट के द्वारा प्रारंभ किया गया। अप्रत्यक्ष चुनाव समझ ही रहा है भाई, जनता की भागीदारी नहीं होगी जिसमें, ठीक है, डायरेक्टली जनता की भागीदारी नहीं होती है जिसमें, तो यही एक्ट के तहत आपका आया अप्रत्यक्ष चुनाव। अब आएगा मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मॉर्ले था, ठीक है, राज्य सचिव जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बारे में मैंने बताया था, फॉर इंडिया बनाए गए थे।
और मिंटो जो था उस समय वाइसराय थे, ठीक है, लॉर्ड मिंटो जो थे वाइसराय थे, उनके नाम से ही ये एक्ट का नाम बन गया रिफॉर्म 1909। ठीक, राज्य सचिव समझ में आ रहे हैं, जो अब रानी वहां से डायरेक्ट कंट्रोल कर रही है, और उसने एक पद बनाया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, और यही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अभी कौन है, मॉर्लेस साहब है। तो इस एक्ट से वाइसराय क्या किया जाए, क्या वाइसराय परिषद के सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर जो पहले 5 हुआ करती थी 59 कर दिया गया। ठीक है, केंद्रीय विधान परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ा दी गई, क्योंकि अब पहले 5वां में भारतीय था, अब 69 कर दी गई है संख्या। तो भारतीयों की सदस्य की संख्या यहाँ भी वाइसराय की परिषद में संख्या बढ़ा दी गई है, यानी कि जो वाइसराय है लॉर्ड मिंटो, उसमें अब बहुत सारे भारतीय और भी शामिल हो गए। और प्रांत में भी गवर्नर की परिषद की सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 50 कर दिया। और प्रांत में जो गवर्नर की जो परिषद है, ठीक है, और प्रांत में प्रोविंस में जो विधान परिषद है ना, उसमें भी जो परिषद की सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 50 कर दी गई। लेकिन प्रांतीय विधान परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ा दी गई। ठीक है, प्रांतीय विधान परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ा दी गई, लेकिन इनको वोट देने का अधिकार नहीं था। देखिए, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे तो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है उतना, बस इतना भी याद रखिएगा। राज्य सचिव था मॉर्ले और मिंटो था आपका वाइसराय, 1909 में आया था। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये आपका क्वेश्चन पूछता है। इसी एक्ट में सेपरेट इलेक्शन डिवीजन, पृथक निर्वाचन मंडल दिया गया था। भारतीय मुसलमानों को विशेष अधिकार दे दिए गए थे। ठीक है, तो यही वो एक्ट था जिसमें आपको जो भारतीय मुसलमानों को एक विशेष अधिकार दिया गया सेपरेट इलेक्शन कराने का, कि आप अपने प्रतिनिधि मुस्लिम कम्युनिटी से एक नेता को चुनिए, उनको केवल मुस्लिम कम्युनिटी ही पार्टिसिपेट करेंगे, वोट देंगे, और एक आप वोट दीजिए अपने किसी भी कम्युनिटी में जाकर के जो आपको अच्छा लगे। तो ये आपका अधिकार हुआ था 1909 के मॉर्ले मिंटो में। 10 साल के बाद 1919 में मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म आया। मॉन्टेग्यू जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे और चैम्सफोर्ड वाइसराय था आपका। इस एक्ट में मुस्लिमों के अलावा सिख ईसाई के लिए भी एक पृथक निर्वाचन मंडल दे दिया गया था, कि अब सिख ईसाई भी अपने एक सिख मेंटर को चुनेंगे, खुद केवल सिख कम्युनिटी उसमें भाग लेंगे। और उसी प्रकार ईसाई के लिए भी दे दिया गया। मुस्लिमों को तो 1909 में मिल गया था, सिख ईसाई को 1919 में मिल गया था। ये पूछेगा आपसे। इस एक्ट से भारतीयों को मत देने का अधिकार मिला। प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली को अपनाया गया था, इसी में डायरेक्ट वोटिंग सिस्टम को इसी एक्ट में अपना लिया गया था। और यहीं से भारतीयों को मत देने का अधिकार भी मिला था इसी एक्ट से। क्या भारतीय महिलाओं को भी मत देने का अधिकार यहीं से मिला, इसी एक्ट के तहत, याद रखिएगा। इस एक्ट से केंद्र में द्विसदनीय विधायिका स्थापित की गई ताकि ज्यादा लोग चुनाए जाए। ठीक है, इस एक्ट से केंद्र में द्विसदनीय विधायिका, द्विसदन यानी कि 2 सदन होंगे, जैसे कि एक स्टेट काउंसिल हो गया और एक आपका विधानसभा लेजिस्लेटिव काउंसिल, अपर हाउस और लोअर हाउस। ठीक है, विधानसभा विधान परिषद जैसा आज है ना आपका, वही बात है यहाँ पे। तो ये आपका विधान परिषद की तरह आई आपका, और ये आपका विधानसभा है। तो अभी तक केंद्र में केवल वाइसराय और इसकी परिषद होती थी। अभी तक क्या थी, केंद्र में केवल वाइसराय और इसकी परिषद होती थी, लेकिन इस एक्ट से केंद्र में अब द्विसदन होंगे, 2 सदन होंगे। जैसे लोकसभा राज्यसभा जब बोलते हैं, उसी प्रकार उस समय नाम रखा गया स्टेट काउंसिल अपर हाउस और विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस। इसी एक्ट से प्रांत में द्वैत शासन की शुरुआत की गई थी। ठीक है, इसी एक्ट से आपका प्रांत में द्वैत शासन, 2 तरह के शासन होगी, वो आपकी शुरुआत की गई थी। इस एक्ट में, इस एक्ट के साथ केंद्रीय और प्रांतीय बजट को अलग किया गया था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि केंद्र के लिए और प्रांत के लिए, प्रोविंस के लिए जो बजट है वो अलग अलग बजट होगा, इसी एक्ट में डिसाइड किया गया। नेक्स्ट, 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट और अंतिम एक्ट। इसमें 10 अनुसूचियां, 321 आर्टिकल और 14 भाग थे। इस अधिनियम से हमारा जो संविधान है, 70% हमारा जो संविधान है इसी एक्ट से कॉपी किया गया है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हमने इसी एक्ट से ली है। इस एक्ट में कोई भी मौलिक अधिकार नहीं दिया गया था, इस एक्ट में कोई भी हमें मौलिक अधिकार नहीं दिया गया था। इस एक्ट में 1937 में फेडरल कोर्ट संघीय न्यायालय दिल्ली में जो स्थापना की, 1937 में इसी एक्ट के तहत वर्मा को भारत से पृथक किया गया। ये सब इंपॉर्टेंट लाइन, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1935 का एक्ट। 1935 के इस एक्ट में सुप्रीम कोर्ट जो है कलकत्ता में था, इसे कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। किस एक्ट के तहत? 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। 1 अक्टूबर 1937 को यह कार्यरत हुआ और इसमें फर्स्ट चीफ जस्टिस सर मॉरिस गैवियर और 6 अदर जज चुने गए थे। इस एक्ट में संघ और प्रांतों की शक्तियों को बंटवारा किया गया था यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में। 59-54 सब्जेक्ट है, इसमें 36 सब्जेक्ट प्रेजेंट में अभी अलग है। ठीक है, मैं करवाऊंगा आगे पॉलिटी में तो वो बता दूंगा अभी प्रेजेंट में कितना कितना विषय है यूनियन में, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में। अब ये सब आपको पता होना चाहिए, यूनियन लिस्ट क्या है, स्टेट लिस्ट क्या है, कंकरेंट लिस्ट। नहीं पता है तो भाई मैं बता दूंगा आगे चल के। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई का गठन हुआ। इस एक्ट में 11 प्रांत राज्यों में विधानसभा का गठन किया गया। इसी एक्ट में 11 राज्यों में विधानसभाओं का गठन किया गया था। ये 1935 का जो एक्ट आप देख रहे हैं ना, इसी में 11 प्रांत राज्यों में विधानसभा का गठन किया गया। 11 राज्यों में
विधानसभा का गठन किया गया, जिसमें से 6 प्रांतों में विधान परिषद भी थी, जिसमें से 6 प्रांत में क्या थी, विधान परिषद भी थी। ये याद रखिए, समझ रखिए। अभी हम आगे संविधान सभा समझाएंगे तो ये आपको समझ में आना चाहिए। 1937 में सबसे पहले भारत के प्रांतीय चुनाव प्रोविजनल इलेक्शन कराया गया था, ठीक है। तो ये 11 राज्यों में जो चुनाव हुआ था सबसे पहले 1937 में हुआ था। सबसे पहले भारत में प्रांतीय चुनाव प्रोविजनल इलेक्शन कराया गया, तो ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था, ठीक है। तो ये होता है आपका खत्म सारे एक्ट। तो ये पहला टॉपिक फिनिश हो गया। अब चलिए हम लोग दूसरे टॉपिक पे आते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट, बहुत बड़ा टॉपिक ये था। अब हम लोग संविधान सभा खत्म कर लेंगे, फिर आपका फॉरेन सोर्स। तो चलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अब हम लोग आते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हम लोगों को देखना है क्या क्या पॉइंट, उस पर अब हम लोग डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो ये रहा हम लोगों का कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा। तो चलिए एक एक करके यहाँ से चीज़ों को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखेंगे संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है। अभी आपने क्या समझा, जो हमारा संविधान का विकास, तो कैसे विकास हुआ है इसको भी देखिए कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में ट्रेड कर रही थी, धीरे धीरे वो हमारे ऊपर क्या करने लग गया भाई, शासन करने लग गया। और फिर आपने देखा कि ब्रिटेन से 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, उस ईस्ट इंडिया कंपनी की जो मोनोपोली थी उसको फिर धीरे धीरे समाप्त किया गया और फिर डायरेक्टली ब्रिटेन की जो महारानी है, जहाँ से कंट्रोल भारत के ऊपर हुआ, जिसको हमने कहा चार्टर एक्ट के नाम से। और फिर आपने देखा सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और कोर्ट ऑफ प्रॉपराइटर को समाप्त किया गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बना जिसमें भारतीय शामिल हुए और फिर धीरे धीरे 11 राज्यों में विधान परिषद बने। लोगों की भूमिका भी, मतलब भारतीयों की भूमिका फिर शामिल होने लग गए, ठीक है। धीरे धीरे फिर उनको मत देने का अधिकार मिला, महिलाओं को भी मत देने का अधिकार मिल चुका। तो अब हमारा जो डिमांड है भाई, हमारा क्या डिमांड है कि हमारा संविधान होना चाहिए भारत का, ठीक है। संविधान कहने का मतलब क्या होता है कि संविधान एक लीगल डॉक्यूमेंट है, यानी कि एक विधिक दस्तावेज है जिसमें लिखी क्या गई है कानून की, जिस कानून के तहत जो भारत है या फिर कोई भी देश है वो देश को चलाया जाएगा, ठीक है। तो वो संविधान कहाँ पे लिखी जाएगी, संविधान सभा में लिखी जाएगी। तो हमने अंग्रेजों से क्या डिमांड की भाई, संविधान सभा की डिमांड की। हमने ये नहीं कहा कि आप हमें संविधान बना करके दीजिए। तो वो संविधान सभा की जो डिमांड हुई, उसके दौरान जो भी घटनाएं घटी, किस प्लान के तहत संविधान सभा की स्थापना हुई, कितनी बैठकें हुई, कौन उसके प्रेसिडेंट रहे, वो सारी चीज़ें अब हम लोग यहाँ पे देखने वाले होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा को। तो सबसे पहले जो आपसे सवाल बनेगा कि संविधान सभा की जो पहली मांग यानी कि जो फर्स्ट डिमांड हुई थी 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। देखिए बाल गंगाधर की पुस्तकें याद करिए, गंगाधर शक्तिमान में कौन थी, गीता थी, है ना, गीता रहस्य। और ये शूटिंग कहाँ होती थी, मराठा में, यानी मराठा पुस्तक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद करिए, मैंने ट्रिक के साथ याद करवाया। तो सबसे पहले जो मांग हुई थी, फर्स्ट डिमांड कब हुई थी, 1895 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा में। लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा औपचारिक मांग यानी क्या भाई, ऑफिशियल डिमांड, है ना। ऑफिशियल डिमांड यानी कि एक लिखित रूप से जो डिमांड हुई थी कि हमें अपना संविधान सभा चाहिए, सबसे पहले किसने किया था, एम एन रॉय ने 1934 में। मानवेंद्र नाथ रॉय, किसने किया था, एम एन रॉय का फुल फॉर्म है मानवेंद्र नाथ रॉय। नेक्स्ट, कोई पार्टी अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि किस पार्टी के द्वारा, तो स्वराज पार्टी के द्वारा संविधान सभा की मांग हुई थी 1924 में। तो देखिए ये मांग से पहले क्लियर कर लीजिए, अगर पूछ लिया जाए औपचारिक ऑफिशियल डिमांड संविधान सभा की कब हुई थी, 1934 में मानवेंद्र नाथ रॉय जी के द्वारा। कोई पार्टी का नाम आएगा तो स्वराज पार्टी के द्वारा किया गया था 1924 में। और सबसे पहले मतलब कि मौखिक रूप से जो मांग हुई थी, फर्स्ट डिमांड 1895 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक है। यहाँ तक चलिए आगे बढ़िए। इसके बाद है संविधान की जो उत्पत्ति हुई, कहाँ हुई थी, इंग्लैंड में संविधान की जो उत्पत्ति हुई है। दुनिया का जो पहला देश इंग्लैंड है जहाँ पे अलिखित संविधान है, ठीक है। और दुनिया का पहला देश जहाँ पे लिखित संविधान है, सबसे पहला देश जहाँ पे लिखित संविधान था तो वो कौन सा है, आपका अमेरिका है। जहाँ अलिखित संविधान है यानी कि इंग्लैंड है। देखिए लिखित और अलिखित का मतलब क्या है, इसके मतलब को समझिए। ऐसा नहीं है कि कोई डॉक्यूमेंट के फॉर्म में यहाँ पे संविधान लिखा हुआ नहीं है इंग्लैंड में, ऐसा नहीं है। मतलब यहाँ पर यह है कि कोई भी चीज़ पे अगर आपको अमेंडमेंट करना है
तो यहाँ पे इंग्लैंड का ये विचार है कि अगर आप कोई भी कानून बना रहे हैं, ठीक है, तो वो कानून देश के हित के लिए होनी चाहिए, हर देश की जनता के लिए होना चाहिए, देश के विकास के लिए होना चाहिए। उसमें बहुत ऐसा टफ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यहाँ से बिल जाएगी लोकसभा या एक हाउस से अपर हाउस या लोअर हाउस, फिर वहाँ पे डिस्कशन, इस तरह से चीज़ें नहीं होगी। उसको कहा गया लिखित संविधान, और यहाँ पे लिखा गया है लिखित संविधान, मतलब कि यहाँ पर कोई भी चीज़ें होगी तो हाउस में वहाँ पे पहले डिस्कशन होगी, वहाँ पर वोटिंग होगी, उसके बाद आपको जा करके वो बिल पास होगी, तो फिर वो आपका जा करके एक्ट में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो लिखित संविधान और लिखित संविधान के बीच के डिफरेंस को समझ गए। लिखित संविधान के जनक पूछा जाएगा तो अमेरिका है। दुनिया का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है, केवल 7 आर्टिकल है। 7 आर्टिकल है तो इसका मतलब ऐसा मत सोचिए 7 आर्टिकल बहुत ही जटिल इनको कहा गया कि बहुत मुश्किल है इसमें चेंजेस लाना। और इंग्लैंड में क्या है कि कोई भी कानून बड़े ही आसानी से बन जाती है। वहाँ पे बस देश के हित के लिए होना चाहिए, देश की जनता के लिए होना चाहिए, देश के अखंडता सॉवरेनिटी पे कोई भी इफेक्ट ना पड़े, वो आपके लिए कानून बन जाता है वहाँ पे आसानी से, ठीक है। तो सबसे कठोर संविधान भी किसका? अमेरिका। भारत का क्या है? कठोर भी है और लचीला भी है कुछ जगहों में। जैसे कि अगर सिटीजनशिप जैसे नागरिकता के ऊपर कोई कानून बनाना तो भाई बहुत ही कठिन है वहाँ पे। लेकिन अगर कोई राज्य की फॉर्मेशन हमें करनी है, हाँ, या फिर हमें कोई नॉर्मली कि जैसा आर्टिकल 370 हटाना, तो हमें ऐसा नहीं कि उसके लिए 2/3 बहुमत से लोकसभा राज्यसभा से बिल को पास कराना होगा। समझ में आ गया? तो यहां तक चीजें क्लियर है कि नहीं, ये बताइएगा। अब आगे बढ़िए। एशिया का पहला संविधान अगर पूछ लिया जाए तो कहाँ बना था? जापान में बना था। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है। 1973 में पाकिस्तान का संविधान बना था, ठीक है। और भारत का संविधान लचीला और कठोर है। तो ये नॉमिनल बेसिक्स ऑफ कंसेप्ट आपको चाहिए था। ये इतनी सारी जानकारी यहाँ से डायरेक्ट फैक्चुअल चीजें पूछ ली जाती है, वो आपको यहाँ करा दिया गया। अब आइए संविधान सभा का ये मांग से क्लियर है। अब यहाँ से आगे बढ़िएगा, आपका संविधान सभा को आगे कंटिन्यू करते हैं। कैबिनेट मिशन पूछा जाएगा, किस मिशन या किस प्लान के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था? तो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। ये कब आया था? 24 मार्च भारत में आया था। 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आया था। पूछेगा, ये डेट के साथ आपको याद रखना है। तो भाई याद क्या रखना है? सबसे पहले किस मिशन के तहत संविधान सभा की गठन की गई? तो कैबिनेट मिशन के तहत। भारत कब आया था कैबिनेट मिशन? 24 मार्च 1946 में। इसी योजना के तहत संविधान सभा का निर्माण हुआ था। इस समय ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। भारत का राजा कौन था? जॉर्ज 6 था। और वाइसराय कौन थे? लॉर्ड वेवेल। याद है वाइसराय कब से स्टार्ट हुआ? 1858 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। सब चीज को कोरिलेट करते चलिए भाई, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा। यहाँ तो मैं आपको फास्ट वे में रिवीजन करवा रहा हूँ। कैबिनेट मिशन का जो नाम पड़ा इसको भी समझिए। देखिए इसे एक तो मिशन रखा गया, मतलब इस मिशन के तहत भारत में जाइए और संविधान सभा का क्या करिए भाई? निर्माण करिए। तो और इसका पीछे कैबिनेट इसलिए लगाया गया क्योंकि जो ब्रिटेन में जो कैबिनेट मंत्रिमंडल जो थी उसके 3 मंत्री को इस मिशन के तहत भेजा गया था, इसलिए इसको रखा गया कैबिनेट मिशन, ठीक है। और वो 3 सदस्य कौन थे? अलेक्जेंडर क्रिप्स और पैंथिक लॉरेंस। और पैंथिक लॉरेंस क्या थे? प्रेसिडेंट थे, यानी कि अध्यक्ष थे, ठीक है। यहाँ तक चीजें समझ में आ गई। तो यहाँ तक भाई ये सारी पॉइंट क्लियर है। कैबिनेट मिशन के तहत क्या हुई भाई? संविधान सभा की गठन हुई। 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन आया था और इसके 3 सदस्य थे, अलेक्जेंडर क्रिप्स, पैंथिक लॉरेंस इसके अध्यक्ष थे। जॉर्ज 6 था, वाइसराय कौन हो गया? लॉर्ड वेवेल, ठीक है। यहाँ तक आगे बढ़ा जाए भाई। अब इस कैबिनेट मिशन का उद्देश्य क्या है? क्लियर है आपको भाई? संविधान सभा का स्थापना करना है भारत में जाकर के। इस कैबिनेट मिशन के द्वारा 1 जुलाई 1946 को पहली बार संविधान सभा के सदस्यों के लिए प्रथम बार चुनाव कराया गया। मतलब क्या है कि देखिए संविधान सभा एक इसका गठन हो गया। अब इसमें लोग बैठेंगे, यानी भारतीय बैठेंगे और ये लोग क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे, ठीक है। डिस्कशन क्या करेंगे कि भारत का संविधान कैसा हो। तो अब इसके लिए यहाँ पे जो बैठेंगे लोग, इसका क्या होगा भाई? चुनाव करना होगा, है ना। इसका चुनाव कराया गया था इसी कैबिनेट मिशन के तहत। अब एक चीज को समझिए, ये चुनाव कहाँ से हुआ? तो अभी आपने एक्ट को पढ़ा, एक्ट में आपने क्या देखा कि 11 विधानसभा की स्थापना हुई। यानी कि क्या है भाई? जो प्रांत है ना, यानी कि प्रोविंसेस पहले हुआ करती थी भारत में, तो सारे प्रोविंसेस में क्या है? एक एक राजा हुआ करता था, ठीक है। और उस राजा का अपना सदस्य हुआ करता था। तो इस 11 विधानसभा में क्या हुआ? इलेक्शन कराया गया
और ये इलेक्शन कैसा हुआ तो समझिएगा, इस इलेक्शन में जनता पार्टिसिपेट नहीं की, यहाँ के जो राजा हैं, राजा के जो मंत्री है, वो लोग ने चुन चुन करके यहाँ पर बैठने के लिए भेजा गया। तो पूछा जाता है आपसे क्वेश्चन, मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखा दूं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? ठीक है, संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो कैसे हुआ था? क्या जनता ने पार्टिसिपेट किया? सीधे जनता द्वारा नहीं, आईएनसी के नामांकन द्वारा नहीं, भारतीय राज्यों के शासकों के नामांकन द्वारा नहीं, प्रांतों में जो विधानसभा है वहां से चुन करके आए थे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपका मैंने क्लियर कर दिया भाई। चलिए आगे बढ़िए अब हम लोग, तो यहां से अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, देखिएगा। इसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भारत का जो वाइसराय था लॉर्ड वेबल की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार, तो पूछा जाएगा अंतरिम सरकार की गठन कब हुई थी? 2 सितंबर 1946 में। उस समय वाइसराय कौन था? लॉर्ड वेबल था। जब तक भारत का संविधान, देखिए एक चीज़ और समझिए, अंतरिम सरकार का मतलब क्या है कि भारत को ये कहा गया कि जब तक आप अपने देश की संविधान को रेडी नहीं कर लेते, जैसे कि यहाँ लिखा गया कि संविधान का निर्माण नहीं हो जाएगा तब तक आप अपने जितनी भी डिसीजन है सब कुछ लीजिए। लेकिन जो आपने देखा भारत का वाइसराय कौन होता था? ब्रिटेन के द्वारा चयनित होकर के आते थे, तो भारत का जो वाइसराय होगा वो ब्रिटिश ही होगा। ठीक है, तो आप जो भी निर्णय लेना चाहते हैं देश के हित के लिए लीजिए, लेकिन फाइनल जो भी डिसीजन होगा उस पर हस्ताक्षर हमारा ही होगा। तो ये हो गया अंतरिम सरकार की गठन, क्योंकि अभी जब तक आपका पूरा संविधान रेडी नहीं हो जाए तो कैसे आपको फुल्ली आपको छोड़ दिया जाएगा इंडिपेंडेंट? नहीं ना छोड़ा जा सकता, इसीलिए। चलिए आगे बढ़िए अब भाई, यहाँ तक क्लियर है कि नहीं ये बताइएगा। तो आपसे क्या क्या चीज़ें हो गए भाई? संविधान सभा यहाँ तक क्लियर है। पहली बार चुनाव कब हुई थी ये आपसे पूछता है, डेट 1 जुलाई 1946 को। किस लिए चुनाव किया गया था? यहाँ पे लोग आकर के जो बैठेंगे। ठीक है, इस कैबिनेट मिशन के रिकमेंडेशन पर 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का सेटअप कर दिया गया, यानी कि यह संविधान सभा का सेटअप हो गया 6 दिसंबर 1946 को। जब तक भारत का संविधान निर्माण पूरा नहीं होगा तब तक अंतरिम सरकार काम करेगी। समझ गए ना? जब तक कि भारत का संविधान का निर्माण पूरा नहीं होगा तब तक अंतरिम सरकार काम करेगी। ये हो गया। उसके बाद इसमें टोटल मेंबर कितने बैठेंगे? 389 सदस्य। ये सेटअप हो गया। इसमें बैठने की कैपेसिटी कितनी? 389 लोगों की। अब देखिए, जो 11 राज्य में विधान परिषद की गठन की गई, तो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट याद करिए। अब इस 11 राज्य में क्या है? बहुत सारे प्रांत हैं। समझिए चीजों को। तो अब देखिए, इस 389 सदस्यों के लिए चुनाव होगा, तो कैसे चुनाव होगा इसको समझना है। 11 राज्यों में चुनाव हुआ, इसमें 292 जो सीट है, 389 सीट जो आप देख रहे हैं, 389 में 292 जो सीट है, और 4 जो है आपका ब्रिटिश कमिश्नरी। जैसे कि ब्रिटिश कमिश्नरी मतलब क्या है? जैसे कि आज आप यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश को देखते हैं ना, उसी प्रकार 4 ऐसे ब्रिटिश कमिश्नरी थे जो डायरेक्ट अंग्रेजों का उस पर मतलब कि नजर थी, या फिर बोल सकते हैं कंट्रोल था। दिल्ली, अजमेर, बुर्ज, कर्नाटक और बलूचिस्तान। ठीक है, दिल्ली, अजमेर, कर्नाटक और बलूचिस्तान। तो टोटल देखिए कहाँ कहाँ चुनाव हुआ, समझिए डायरेक्ट अच्छे से। 292 सीट पे और 4 ब्रिटिश कमिश्नरी सीट पे, तो टोटल कितना चुनाव हुआ? कितने सीट पे? 296 सीट पे। अभी भी टोटल कितना सीट पे होना था? 389 है ना भाई? कितने में होना था? 389 सीटों पे। हो कितना रहा? 296। तो रेस्ट कितना सीट बच गया? तो देखिए, रेस्ट जो आपके सीट बच गए 93। तो ये 93 जो देसी रियासत हैं, देखिए भाई, अब इसका भी कंसेप्ट को समझ लीजिए। देसी रियासत मतलब क्या है कि देखिए, जो मैंने क्या कहा, जैसे कि 11 राज्यों में विधान परिषद है, या भारत में टोटल 11 राज्य है इस प्रकार से। ठीक है, तो हर राज्य में ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे प्रांत है, और हर प्रांत में क्या है? राजा है। अंग्रेज क्या करते थे? राजा के पास जाते थे, बोलते थे कि आप ये क्षेत्र हमारे अधीन कर दीजिए, आपकी जो भी सेना है आप हटा लीजिए, ठीक है, और हमारी सेना आपकी रक्षा करेगी, और बदले में आपको जो भी इनकम है, मतलब एज ए टैक्स आप हमको पे करेंगे। तो कुछ उसमें जो देसी, जो प्रोविंस, जो प्रांत थे, जो ये संधि कर लिए अंग्रेजों से, तो उसको कहा गया देसी रियासत। और जो नहीं एक्सेप्ट किए तो अंग्रेज ने उस पर आक्रमण किया, और वहाँ के राजा ने भी युद्ध लड़ा, और उसमें पराजित होकर अंग्रेजों ने उस क्षेत्र को अपने अधीन कर लिया। तो ऐसे 292 सीट थे और 4 थे 296, और 93 देसी रियासत जो अंग्रेजों के साथ डायरेक्ट संधि किए हुए थे भाई। तो अंग्रेज वहां से चुनाव नहीं कराए, वहां से डायरेक्ट चुन करके उस राजा को यहाँ पर बैठा दिया गया। कहाँ पे भाई? इस संविधान सभा में। तो समझिए 93 ऐसे देसी रियासत के जो सदस्य आकर के बैठ गए, वो डायरेक्ट, इनका चुनाव नहीं हुआ, वो डायरेक्ट मनोनीत होकर के आ गए।
और रेस्ट 296 सीटों पे चुनाव हुआ। समझ में आ गया बात? ये ठीक है, आगे बढ़िए। तो चुनाव राजा को मनोनीत किए गए कितने? 93 ऐसे सीट है या 93 देसी रियासत राजाओं को बिना चुने वो राजा को भेज दिया गया, या राजा का जो भी रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधि जो विश्वासी व्यक्ति था उनको यहाँ पे भेज दिया गया, जाइए बैठिए, भारत का संविधान कैसा होगा उस पर डिस्कशन करिए और आप अपना विचार वहाँ रखिए। और एक जो सीट पे जो चुनाव हुआ 296 सीटों पे, एक सीट कितनी जनसंख्या पे थी? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट की चुनाव हुई। 292 प्लस 296 सीटों पे चुनाव हुआ, जिसमें फाइनल जो रिजल्ट आया 208 सीट कांग्रेस को मिली, 73 मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में स्टैब्लिश किया गया था आगा खां के द्वारा और सलीमुल्लाह के द्वारा। और मुस्लिम लीग का जो फर्स्ट सेशन हुआ था कराची में, इसके अध्यक्ष थे पीर भाई। ये सब पूछता है भाई। और 25 जो वोट मिली थी इंडिपेंडेंट निर्दलीय को मिली थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक, यानी ये संविधान सभा का गठन हो गया 6 दिसंबर को। इसमें इलेक्शन हो गए, सब कोई आ गए, 389 सीट बैठी है। अब इसकी बैठक हो रही है, प्रथम बैठक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेट के साथ याद करिएगा। अब इसकी जो बैठक हो रही है 3 दिन के बाद, सेटअप होने के बाद, इलेक्शन होने के बाद, 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुई है। देखिए इसकी इलेक्शन की बात यहाँ मैंने आपको डेट के साथ बताया था, आपको यहाँ पे मैंने डेट देखिए 1 जुलाई 1946 को पहली बार संविधान सभा के सदस्यों के लिए प्रथम बार चुनाव कराया गया था। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? ये देखिए 1 जुलाई 1946 को पहली बार संविधान सभा के सदस्यों के लिए प्रथम बार चुनाव कराया गया और 6 दिसंबर 1946 को फाइनल सेटअप कर दिया गया। और इसकी बैठकें हो गई 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ पे? दिल्ली में। और कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे इसमें? 211 सदस्य उपस्थित रहे फर्स्ट मीटिंग में। ये डेट, ये नंबर याद रखिएगा। इस मीटिंग में पहले अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, याद रखना है, अस्थायी यानी कि नॉन परमानेंट अध्यक्ष चुने गए। किसको चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। सेकेंड, इसकी मीटिंग 2 दिन के बाद हुई 11 दिसंबर 1946 को। इस मीटिंग में परमानेंट अध्यक्ष चुन लिया गया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ये वही व्यक्ति है जब संविधान सभा का निर्माण हुआ है तो 1950-1952 में जो हमारे संविधान सभा के द्वारा ही इनको राष्ट्रपति चुन लिया गया। और फिर इलेक्शन के बाद 1952 से 57 और 1957 से 1962 तक ये चुनाव से राष्ट्रपति बने हैं। ठीक है। तीसरी मीटिंग इनकी 13 दिसंबर 1946 को हो रही थी और इस दिन नेहरू ने अपनी उद्देशिका यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पारित किया, संविधान सभा के समक्ष रखें और उस पर डिस्कशन हुआ। ठीक है। 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया सभी प्रतिनिधियों ने उस पर डिस्कशन करने के बाद। और ये वही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है जिसको आज आप प्रस्तावना या प्रियम्बल के नाम से जानते हैं। संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? एस सी मुखर्जी थे। संवैधानिक सलाहकार लीगल एडवाइजर कौन थे? बी एन राव थे। हाउस ऑफ कमेटी के प्रमुख कौन थे? के एम मुंशी थे। क्लियर है भाई? आगे बढ़िए। 20 फरवरी 1947 को भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई। देखिए 20 फरवरी 1947 को क्या हुआ? भारत की स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई। डेक्लेरेशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली थे। और इस घोषणा के बाद मार्च 1947 में भारत के लास्ट वाइसराय बना करके किनको भेजा गया? लॉर्ड माउंटबेटन को भेजा गया। और इस माउंटबेटन ने अपने साथ 2 योजना लाई थी, एक माउंटबेटन योजना और एक था डिकी बर्ड प्लान। देखिए माउंटबेटन योजना के तहत तो इसने भारत पाकिस्तान 2 देश के रूप में बांट ही दिया था भारत को। और डिकी बर्ड प्लान के तहत इसने जो 389 जो सदस्य संविधान सभा में बैठे थे ना, उनका भी बंटवारा कर दिया। उनसे कहा गया कि जो चाहते हैं पाकिस्तान जाना वो पाकिस्तान जा सकते, जो चाहते हैं भारत रहना भारत रहना रह सकते। तो 389 में 90 सदस्य जो थे वो चले गए पाकिस्तान और 299 जो सदस्य थे जो चुन के आए थे वो रह गए भारत में। इसके तहत डिवीजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा का विभाजन किया गया था। माउंटबेटन प्लान, जो माउंटबेटन आए थे लास्ट वाइसराय बन करके, उनके तहत 2 प्लान आए थे, एक माउंटबेटन योजना और डिकी बर्ड प्लान। भारत संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के अध्यक्ष। पाकिस्तान संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? मोहम्मद अली जिन्ना थे। फाइनली 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया और इस एक्ट के तहत भारत को स्वतंत्र किया गया। ठीक है। इंडिया एंड पाकिस्तान को 2 डोमिनियन स्टेट की स्थापना की गई। देखिए डोमिनियन स्टेट का मतलब क्या है? शासन आप कीजिए लेकिन प्रमुख जो होगा कौन होगा? ब्रिटेन का जो गवर्नर जनरल या वाइसराय बोल सकते हैं, जब तक कि आपका संविधान बन करके तैयार ना हो जाए और इम्प्लीमेंट नहीं हो जाए। तो भारत का संविधान भाई देखिए हम आज़ाद तो हो रहे हैं 1947 में, संविधान कब लागू हो रही है तैयार होके? 26 नवंबर 1949 को हो गई थी अंगीकृत और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो 26 जनवरी 1950 को हमारा डोमिनियन स्टेटस खत्म हुआ। यानी आप शासन करिए, नियम कानून बनाइए, लेकिन जो हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ नेशन आप बोल सकते हैं कौन होगा? तो ब्रिटेन के जो गवर्नर जनरल या वाइसराय आप बोल सकते हैं।
तो 1935 के एक्ट प्रावधान के तहत मतलब कि जो भी कानून वगैरह चलेगा वो 1935 का जो एक्ट आपने पढ़ा उसके तहत ही प्रशासन चलेगा, ठीक है। लागू नहीं हो जाता जब तक कि 1935 तक ये हो गया। चलिए अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा, यह आपको याद रखना, जो एक हैदराबाद है एकमात्र ऐसा रियासत था जिसने संविधान सभा में अपने सदस्य नहीं भेजे थे। यानी ये जो संविधान सभा सदस्य देख रहे थे सभी प्रांत से आए थे, लेकिन हैदराबाद से यहाँ पर आकर के नहीं पार्टिसिपेट किए थे। हैदराबाद का रियासत था, ये आपको पूछा जाता है एग्जाम में, ये याद रखेंगे। इसके बाद जयप्रकाश नारायण तेज बहादुर सप्रू ने संविधान सभा से इस्तीफा दे दिया था। कौन इस्तीफा दिया था ये आपसे पूछेगा। महात्मा गांधी मोहम्मद अली जिन्ना ने संविधान सभा में भाग नहीं लिया था, ये याद रखना है। 26 नवंबर 1949 को, देखिए 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा संविधान को अंगीकृत किया गया, इसलिए हम लोग 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। और बलवंत राय मेहता ने सबसे पहले हस्ताक्षर किया था इस पे, ठीक है। जो अंगीकृत हुआ इस पर हस्ताक्षर किसने किया था? बलवंत राय मेहता ने सबसे पहले किया। 26 नवंबर को 15 आर्टिकल को इम्प्लीमेंट कर दिया गया था, पूरी तरह से संविधान को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। संविधान बनने में जो समय लगे 2 साल 11 महीना 18 दिन के समय लगे। भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा प्रभाव किसका रहा? तो हमारे संविधान में जो भी बातें ली गई है सबसे ज्यादा 1935 के एक्ट से ली गई है। 70 से 75% वो सारी चीजें हमने वहां से ली। देखिए पूरा एज इट इज कॉपी नहीं किया है, बहुत सारी चीजों में हमने उसमें क्या किया, संशोधन किया। उनकी बातें ली, उनके बातों में हमने बहुत सारी चीजों को संशोधन करके अपने संविधान में जोड़ा। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किया था, याद रखिएगा। जितने भी संविधान के सभा के सभी सदस्य थे सबसे पहले हस्ताक्षर किसने किया? बलवंत राय मेहता ने 26 जनवरी 1949 को। और सभी कब हस्ताक्षर किए? 24 जनवरी 1950 में, ठीक है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए। आगे पॉइंट में देखिए, संविधान सभा की कुल कितनी बैठक हुई थी? 12 बैठक हुई थी, और अंतिम बैठक जो हुई थी 24 जनवरी 1950 को हुआ था, यही है जिसमें सभी लोग हस्ताक्षर किए थे। इस दिन भारत के प्रथम राष्ट्रपति, ठीक है, अब जो वाइसराय है या जो गवर्नर जनरल है उसको हटा करके अब क्या कहा जाने लगेगा? अब उसको भारत के राष्ट्रपति कहा जाने लगेगा। और ये कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किसके द्वारा बनाया गया था? संविधान सभा, ठीक है। तो सबसे पहले जो राष्ट्रपति बने भारत के, राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका इलेक्शन नहीं हुआ था, उनको डायरेक्ट बना दिया गया था। जो गवर्नर जनरल का जो पद था उसको हटाया गया और उसके जगह राष्ट्रपति का नाम दे दिया गया, ठीक है। संविधान सभा में कुल महिलाओं की संख्या 15 थी, और शेड्यूल कास्ट की संख्या 26 और शेड्यूल ट्राइब की संख्या 33 थी। कुल 389 सदस्य थे। मूल संविधान में 395 आर्टिकल, मूल संविधान कहने का मतलब जब संविधान लागू हो रहा था 26 जनवरी 1950 में 395 आर्टिकल थे, 22 भाग थे, 8 अनुसूची थे। और प्रेजेंट में देखेंगे तो 395 आर्टिकल्स ही हैं, 22 भाग हैं और 12 अनुसूची है। लेकिन क्रमानुसार जब काउंटिंग करेंगे तो 460 468 प्लस हो गए हैं आपके आर्टिकल। जैसे कि देखिए मैं लिख रहा हूँ आर्टिकल 21, अब मैं लिख रहा हूँ आर्टिकल 21 का ए, ठीक है। काउंटिंग में तो 21 ही है ना, नंबर में तो 21 ही, काउंटिंग करिए तो क्या हो जाएगा 1 और 2। नंबर में क्या भाई 21 है, यानी एक ही है। जैसे कि देखिए आर्टिकल 1 और एक मैंने लिख दिया आर्टिकल 1 का ए, तो आर्टिकल तो एक ही है, काउंटिंग करिएगा तो 1 और 2। तो इस प्रकार से देखिए, अगर देखिएगा तो संविधान में आर्टिकल 395 ही है, लेकिन क्रमानुसार उसमें जो अमेंडमेंट किया गया 370 में कुछ ए ऐड कर दिया गया है। आर्टिकल 21 का ए, ठीक है ना, आर्टिकल 51 का ए, आर्टिकल 50 में ए बी, इस तरह से जो एक्ट करके गिन करके ऐसे जब आप काउंटिंग करेंगे तो 460 प्लस हो चुकी है। 25 भाग हैं और 12 अनुसूची है। अब कुछ कमेटी बनाए गए थे, कमेटी से आपका क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले ड्राफ्टिंग कमेटी याद रखना है। कमेटी का निर्माण किया गया था क्यों? कि जो संविधान सभा में जो सदस्य बैठे हैं उन्होंने कोई भी चीज़ पे डिस्कशन किए, उस पर भाई मतलब कि एक निर्णायक डिसीजन पे वो पहुंच नहीं पाते हैं, तो एक कमेटी की गठन होती है। अब उस कमेटी में उस टॉपिक से रिलेटेड विशेषज्ञ बैठेंगे और वहाँ पे डिस्कशन करने के बाद जो डिसीजन देंगे फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाता था। अगर देश के हित के लिए तो उसे इम्प्लीमेंट किया जाता था। तो पूछेगा आपको इसका गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को गठन किया गया था। टोटल मेंबर कितने थे भाई? इसमें 7 मेंबर थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर, BR अम्बेडकर साहब प्रेसिडेंट थे इसके। 1990 को इनको भारत रत्न मिल चुका है। कुमार स्वामी अय्यर, KM मुंशी, M सादुल्ला, एकमात्र मुस्लिम लीग के सदस्य जो ड्राफ्टिंग कमेटी के भी सदस्य थे। BL मित्र जो इसके सदस्य थे, जिसने रिजाइन दिया था, इनके जगह M माधव राव आए थे। DP खेतान जिनकी मृत्यु हो गई थी, इनके सदस्य थे, उनकी जगह T कृष्णाचार्य थे। पूछेगा आपसे BR अम्बेडकर किस प्रांत से चुन करके आए थे? तो भाई तो वेस्ट बंगाल से चुन करके आए थे, ठीक है। ये सब याद रखिएगा, डायरेक्ट पूछेगा। तो ड्राफ्टिंग कमेटी में सातों सदस्य का नाम याद होना चाहिए।
किसने रिजाइन दिया? BL मित्र, इनकी जगह N माधवराव आए। किनकी देहांत हो गई? तो DP के तान, इनकी जगह TT कृष्णाचार्य आए। इसके अध्यक्ष कौन थे? BR अम्बेडकर साहब थे। एकमात्र मुस्लिम लीग के सदस्य जो पार्टिसिपेट किए थे हम सादुल्ला किए थे। क्लियर और नॉट क्लियर सर? आगे बढ़िए। इसका उद्देश्य क्या था भाई? इस कमेटी का गठन करने का उद्देश्य था कि संविधान का ढांचा कैसा होगा, है ना। अपने फाइनल रिपोर्ट इसने 21 फरवरी 1948 को दिया था, संविधान की प्रारूप कैसी होगी। अगली जो कमेटी बनी थी संघ संविधान समिति यानी कि संघ शक्ति समिति, प्रोविंस कॉन्स्टिट्यूशन कमीशन यानी कि यूनियन पावर कमेटी, इनका केवल चेयरमैन आपको याद रखना है जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति यानी प्रोविंस कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति, फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटी कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। संचालन समिति, तदर्थ समिति या रियासत समिति जिसको कहते हैं, प्रोसीड्योर कमेटी, इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। झंडा समिति, फ्लैग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? इसके अध्यक्ष थे JB कृपलानी और अस्थायी थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन होता है, अस्थायी पूछेगा तो JB कृपलानी, अस्थायी पूछेगा तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद झंडा समिति के अस्थायी अध्यक्ष थे। एडहॉक फ्लैग कमेटी के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्र ध्वज का प्रथम डिजाइन मैडम भिकाजी कामा ने तैयार किया था। तिरंगे झंडे को राष्ट्र ध्वज के रूप में 22 जुलाई 1947 को अंगीकृत किया गया था। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को अपनाया था। संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। 22 जुलाई 1947 को अंगीकृत किया गया था, ठीक है, तिरंगे झंडे को। तो ये सब पॉइंट एकदम याद रखिएगा, कब एक्सेप्ट किया गया था, ये सब क्वेश्चन आपसे पूछता है। तिरंगे झंडे को कब एक्सेप्ट किया गया था? राष्ट्र ध्वज को, तिरंगे झंडे को राष्ट्र ध्वज के रूप में कब एक्सेप्ट किया गया था? 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा के द्वारा। और राष्ट्र ध्वज का प्रथम डिजाइन मैडम भिकाजी में ने किया था। संविधान सभा ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत को कब अपनाया? तो 24 जनवरी 1950 को। राज्य समिति स्टेट कमेटी के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संवैधानिक प्रवक्ता समिति अध्यक्ष कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। 2 कमेटी और याद रखिएगा, एक है सदन समिति, पट्टाभी सीतारामैया अध्यक्ष थे। साख समिति के अध्यक्ष था अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो ये हो गया। और बाकी तो अभी भाई इसका आपका क्वेश्चन भी प्रैक्टिस मैंने करा रखा वैसे तो एप्लीकेशन वगैरह में, बट आपको यहाँ नहीं कराऊंगा। मैंने अगली चैप्टर पे हमें आना भाई, सोर्सेस हमें खत्म करना है ना। तो चलिए हम लोग सोर्स को भी खत्म कर लेते हैं, फॉरेन सोर्सेस जितनी भी है, क्योंकि ऑल्सो वीडियो काफ़ी लंबी हो रखी है। तीसरा चैप्टर है, तीसरा टॉपिक है, आज हम लोग इंडियन पॉलिटी को खत्म कर रहे हैं। देखिए अभी आपने क्या देखा कि हमारा संविधान का कैसे कैसे धीरे धीरे चीज़ों का आपने देखा विकास होते हुए। सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ट्रेड की, ये सारी चीज़ें आपने देखा। फिर हम लोग भारतीय पार्टिसिपेट करने लगे, विधायिका में बैठने लगे, बहस करने लगे, बहस के साथ साथ फिर हम वोटिंग करने का भी अधिकार मिल गया। फिर हमने क्या मांग करने लगी थी भाई, उसके साथ साथ हमने संविधान सभा की भी मांग करने लगी थी। क्योंकि भाई संविधान सभा की इसलिए मांग करने लगे क्योंकि हम अपने देश के लिए संविधान का निर्माण करना चाहते थे। संविधान मतलब होता है एक विधिक दस्तावेज, यानी कि जिसमें लिखा गया है सारी कानून की, जिसके तहत, उस कानून के तहत, यानी ये कानून जो है, संविधान एक कानून ही है, इस कानून से ऊपर कोई दूसरा कानून उस देश का नहीं होगा। इस कानून के अधीन रह करके ही सरकार कोई भी कानून का निर्माण करेगी। अब जब संविधान सभा के तहत हमारा संविधान बन गया, तो ये संविधान जो बना है ना, तो हमने अपने संविधान में बनाने से पहले जो संविधान सभा में 389 सदस्य बैठे थे, ये सभी लोगों ने क्या किए, अलग अलग देशों के संविधान को पढ़ा। अब उस देश के संविधान से किस किस देश के, अमेरिका से हमने अपने देश के संविधान में क्या क्या जोड़ा, वो आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो यही स्रोत आप यहाँ पे पढ़ेंगे, संविधान के स्रोत यानी कि सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को। देखिए मैंने बहुत डिटेल तो नहीं करके पढ़ाया है, मैं ये नहीं मान रहा कि बहुत कंसेप्चुअली मैंने स्ट्रॉन्ग किया है, लेकिन इतने समय में इससे ज़्यादा मैं एक्सप्लेनेशन और पूरी कंटेंट को एक्सप्लेन नहीं कर सकता था, ठीक है, बाकी इसमें तो काफ़ी समय लगता है। तो चलिए हमने अमेरिका से क्या क्या लिया, डायरेक्ट सवाल पूछेगा आपसे। न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू, यानी कि रिव्यू करने की भाई जो भी पावर है या जो भी प्रावधान है, हमने यूएसए से लिया है। न्यायपालिका हमारी स्वतंत्र होगी, इंडिपेंडेंट जुडिशियरी हमने अमेरिका से लिया है। मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स हमने अमेरिका से लिया। प्रस्तावना का जो विचार होगा, प्रियम्बल आइडिया जो होगा, वो हमने अमेरिका से लिया। राष्ट्रपति पर जो इम्पीचमेंट लगाया जाएगा, आर्टिकल 71 हमने अमेरिका से लिया। वित्तीय आपातकाल फाइनेंशियल इमरजेंसी हमने अमेरिका से लिया। हम भारत के लोग, यानी संविधान का जो स्रोत है वो कहाँ से स्टार्ट होता है भाई, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये आपका लिखा हुआ है, अमेरिका का जब संविधान पढ़िएगा तो वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम अमेरिका के लोग। तो वहीं से हमने अपने संविधान में भी लिया था, हम भारत के लोग। तो हम भारत के लोग जो संविधान का स्रोत ही है भाई। देखिए हम भारत के लोग कहने का मतलब क्या है, जो लोकतंत्र की आप बात करते हैं ना भाई, देखिए लोकतंत्र का मतलब क्या, इसका बेस्ट जो डेफिनेशन दिए थे अब्राहम लिंकन ने, कि भाई लोकतंत्र जो मतलब ये है कि भारत लोकतंत्र एक देश है ना, तो पूरा का पूरा पावर जनता के पास है। कैसे, तो देखिए ये जनता है, ठीक है, इस जनता से ही चुन करके कोई बैठेगा सरकार में, ठीक है, इसको चुनने वाला भी कौन होगा, जनता ही होगा। और ये कोई भी काम करेगा किसके लिए करेगा, तो जनता ही करेगा। तो भाई मेन मालिक कौन हो गया, जनता ही। यही होता है लोकतंत्र, और यही डेफिनेशन दिया गया था अब्राहम लिंकन के द्वारा, ठीक है।
खैर इसको छोड़िए, उतना डिटेल नहीं करेंगे। तो हम भारत के लोग का मतलब भी यही हुआ, ठीक है, हम भारत के लोग का मतलब भी यही होता है। चलिए, तो हम भारत के लोग संविधान के, हम भारत के लोग से, भारत के लोग ही भाई स्रोत है, समझिए। जो वाइस प्रेसिडेंट का जो पद है ये भी हमें अमेरिका से लिया। संविधान की सर्वोच्चता, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी हमने संविधान से अमेरिका से लिया है। और निर्वाचित राष्ट्रपति, यानी राष्ट्रपति कैसा होगा, निर्वाचित होगा। इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है बट वो निर्वाचित होगा। कोई यहाँ पे वंशानुगत चीजें नहीं चलेगी, ये हमने अमेरिका से लिया है। अमेरिका से कुछ और चीजें, प्रेसिडेंट मैंने बता दिया, सुप्रीम कोर्ट जैसे कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी हमने लिया है। और जो भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को जो रिमूव कर रहे हैं, ये भी हमने जो प्रावधान लिया अमेरिका से ही लिए। तो ये अमेरिका के भाई याद करना पड़ेगा, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हैं। चलिए ब्रिटेन की बात कर लेते हैं। सिंगल सिटीजनशिप, अमेरिका में डुअल सिटीजनशिप है। संसद प्रणाली यानी पार्लियामेंट्री सिस्टम, पार्लियामेंट्री यानी बाई कैमरा पार्लियामेंट, द्विसदनीय संसद, लोकसभा राज्यसभा, 2 सदन है ना, लोकसभा और राज्यसभा, 2 हाउसेस हैं। हाउसेस क्यों 2 बनाए गए, ये भी है भाई कि एक में तो डायरेक्ट जनता बैठेगी और एक में जनता के द्वारा चुनी गई लोग बैठेंगे। तो अगर लोकसभा में जब बिल आया तो भाई इसको तो जनता ने भेजी, तो हो सकता है जनता बहुत एजुकेटेड या बहुत सही पर्सन को ना चुने हो, लेकिन राज्यसभा में जब ये बिल आएगी तो यहाँ पे जो बैठा बंदा है, जो एमपी है, वो भाई मेच्योर होगा, तो वो उस बिल को रोक सकता है, ठीक है। इसीलिए बाकी इतना डिटेल नहीं करेंगे, खैर हटाइए ये सब। चलिए, एप्लीकेशन में कराया मैंने ये सारी चीजें। आगे जो हमने विधि निर्माण की प्रक्रिया यानी कि लॉ मेकिंग प्रोसेस, यानी कि कोई भी निर्माण होगा, विधि यानी लॉ बनेगा तो एक प्रोसेस के तहत बनेगा, ये हमने ब्रिटेन से लिया। प्राइम मिनिस्टर का पद, अटॉर्नी जनरल का पद, विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, जो भी शासन किया जाएगा एक विधि कानून के तहत ही आपके ऊपर शासन होगा। इसका मतलब समझिए, इसका और इसका, आपके ऊपर रूलिंग करेंगे तो कानून के तहत, नियम के दायरे पर ही आके आपके ऊपर हम शासन करेंगे। और कोई भी नियम बनेगा तो एक प्रोसेस, उसका एक प्रोसेस होगा, उस प्रोसेस के तहत ही नियम बनाया जाएगा। अगर वो संविधान के ढांचा को अगर इम्पैक्ट कर रहा तो वो नियम नहीं बनेगी, ठीक है। आप उसके लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में क्या कर सकते हैं भाई, याचिका दायर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़िए। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस यानी संसदीय विशेषाधिकार, जुडिशियरी रिट यानी कि न्यायिक रिट, ये हमने ब्रिटेन से लिए हैं। और क्या लिया हमने, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद, कैग का पद भी हमने लिया ब्रिटेन से। ये भी याद रखिएगा, मार्शल लॉ, ठीक है, ये भी हमने ब्रिटेन से ही लिया, ठीक है, पूछ लेगा तो आप याद रखिएगा। ये हो गया दोस्त। चलिए आगे बढ़िए। ब्रिटेन के बाद कनाडा से हमने क्या क्या लिया, देखिए हमने अपने संविधान में जो लिया, संघीय व्यवस्था, उसके बाद रेसिडुअल पावर यानी कि अवशिष्ट शक्तियां, राज्यपाल की जो नियुक्ति है, पोस्ट ऑफ गवर्नर, ये हमने कनाडा से लिया। अर्ध संघात्मक सरकार, राज्यों की तुलना में जो केंद्र सशक्त होगा। पावरफुल सेंटर इन कंपैरिजन ऑफ स्टेट, हाँ भाई। और आर्टिकल 143 की बात जो होती है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकती है, एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकती है, हमने कनाडा से ही लिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने क्या क्या लिया, प्रस्तावना की भाषा, विचार अमेरिका से, भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया। समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट, ठीक है, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों का पावर होगा। संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सेशन, आर्टिकल 108 जो ऑस्ट्रेलिया से, या केंद्र राज्य के बीच में संबंध, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, केंद्र राज्य के विवाद में संबंधित जो भी राजमन्नार समिति थी, ठीक है, इसके संबंध, ये जो समिति पूछेगा किससे रिलेटेड थी भाई। संसदीय विशेषाधिकार, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। रूल ऑफ ट्रेड, व्यापार के जो भी नियम है वो भी ऑस्ट्रेलिया से लिए गए हैं। फ्रीडम ऑफ ट्रेड वही व्यापार हो गया, और कॉमर्स ऑफ इंटरकोर्स, ये सारी वही व्यापार से रिलेटेड ही हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया। आगे बढ़िए। रूस, फंडामेंटल ड्यूटीज, और आपका प्रस्तावना में जो 3 न्याय की जिक्र की गई है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिक्स, ठीक है, ये हमने रूस से लिए हैं। जापान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीड्योर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है भाई, वही है जो भी प्रोसेस के तहत विधि का निर्माण होगी। जर्मनी से हमने आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकार और आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति की शक्तियां, पावर ऑफ प्रेसिडेंट ड्यूरिंग इमरजेंसी, जो आपातकाल लगने के बाद जो राष्ट्रपति के पास पावर होगा, और आपातकाल के दौरान आपकी कौन कौन सी मौलिक अधिकार खत्म हो जाएगी और कौन कौन सी रहेगी, ये सारी चीज़ें, ये सब हमने आपको बता रखा है। प्रेसिडेंट की फुल पावर हमने कंप्लीट करवा रखी है, आपको भी करा दिया जाएगा, यूट्यूब पे भी अलग लेवल पे कराऊंगा, काम हो जाए आपका, ठीक है, प्रेसिडेंट वगैरह का भी। फिर प्राइम मिनिस्टर का भी कराना है, चीफ मिनिस्टर भी कराना। साउथ अफ्रीका, संविधान संशोधन, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, संविधान में संशोधन करने की प्रक्रिया हमने साउथ अफ्रीका से लिए। राज्यसभा के सदस्यों को जो निर्वाचन किया जाएगा, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन साउथ अफ्रीका से हमने लिए। फ्रांस से हमने क्या लिया भाई, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व शब्द प्रस्तावना में जो आपने देखा होगा, ठीक है, ये हमने फ्रांस से लिए हैं। गणतंत्र राज्य का यानी आइडिया ऑफ रिपब्लिक स्टेट, यानी कि रिपब्लिक सिस्टम, गणतंत्र प्रणाली बोलेगा तो ये हमने फ्रांस से लिए हैं।
आयरलैंड से हमने क्या लिया, नीति निदेशक डीपीएसपी लिए हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल, ठीक है, जो भी पार्टिसिपेट करेंगे राष्ट्रपति के निर्वाचन में। 12 सदस्यों को जो राज्यसभा में मनोनीत किया जाएगा वो हमने आयरलैंड से लिए हैं। इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन की जो भी प्रक्रिया है वो हमने आयरलैंड से ली है। और अंतिम 1935 का एक्ट आपने पढ़ चुका है, और इसी एक्ट से हमने मैक्सिमम 70 to 75% चीज़ें अपने संविधान में ऐड की है। तो ये 3 टॉपिक होता है आज आपका फिनिश। तो भाई बताइए मज़ा आया कि नहीं आया। देखिए आज आपने क्या ख़त्म किया था, सबसे पहले हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये हमने ख़त्म किया, संविधान सभा ख़त्म किया, फॉरेन सोर्सेज ख़त्म कर लिया। तो चलिए अगर आपको चाहिए नोट्स तो आप इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।